सो हेलो गाइस, तो मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ हनी डोंट रन अवे को। तो बिना किसी देरी के चलो पहला एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर चिल्ला के बोलता है यहाँ से भागो। फिर हमें हॉस्पिटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर हफ्ते हुए उठता है और सभी नर्सों को डांटता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अंधा हो चुका होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा। इसके बाद कहानी कुछ दिन पहले का दिखाया जाता है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर बहुत तेज़ कार चला रहा होता है। फिर जब वो ब्रेक लगाने की कोशिश करता है तब उसे पता चलता है कि उसके ब्रेक फेल हो चुके हैं। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए बोलता है मैं इस तरह नहीं मर सकता। इसके बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ उसकी कार खाई में गिर जाती है, जहाँ अगले दिन उसकी पेपर में खबर छपती है कि वो मर चुका है। तभी हमें पता चलता है कि वो बहुत अमीर था। फिर तभी कहानी हमारे प्रेजेंट में आती है और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है फिर तभी वो बोलता है अंधे होने से तो अच्छा मैं उस कार एक्सीडेंट में ही मर जाता। तभी उसके कान के पास से एक लड़की आती है और बोलती है कि कितनी बुरी बात है कि एक हैंडसम लड़का इतना वीक हो गया है और अंधा हो गया है कि वो अब मरने की बात कर रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे पूछता है तुम कौन हो। तभी वो लड़की बोलती है एक लड़की जिसने तुम्हारी लाइफ बचाई। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुमने मेरी जान क्यों बचाई, तुम्हें मेरे से क्या चाहिए। तभी वो लड़की बोलती है तुम कितना बुरा सोचते हो, मैंने कुछ पाने के लिए नहीं तुम्हारी जान बचाई। फिर वो लड़की उसका नाम बोलती है जो कि था विंसेंट, जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है और अब से मैं इसे विंसेंट ही बोलूँगा। फिर तभी विंसेंट बोलता है तुम्हें मेरे नाम के बारे में कैसे पता, तुम्हें मेरा नाम कहाँ से पता चला और तुम मुझे कैसे जानती हो। तभी वो लड़की बोलती है अब बस भी करो, तुम्हारा शरीर पूरा खून से लथपथ था और जिससे तुम्हारे कपड़े भी ख़राब हो चुके थे और मैंने ही तुम्हारे कपड़े चेंज किए थे जिससे मुझे ये पर्स मिला और इसी से मुझे तुम्हारा नाम पता चला, ये लो अपना पर्स। ऐसा वो लड़की बोलती है और फिर विंसेंट अपना वॉलेट उसे ले लेता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है। तभी वो लड़की बोलती है मैं अपना नाम बताऊंगी लेकिन मेरी एक शर्त है। तभी विंसेंट बोलता है कौन सी शर्त, जल्दी बताओ। तभी वो लड़की बोलती है तुम्हें अपने डॉक्टरों की बात हमेशा माननी होगी जिससे तुम जल्दी ठीक हो पाओगे और मैं अपना नाम तभी बताऊंगी जब तुम्हारी आँखें ठीक हो जाएगी। तभी विंसेंट अपने मन में सोचता है कि मेरी आँखों का ठीक होना का चांस सिर्फ 1% है, तो इसका मतलब ये लड़की अपना नाम मुझे कभी नहीं बताएगी। तो यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो बिना किसी देरी के हनी एपिसोड 2 को स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की उसका वॉलेट मांगती है और वो बोलती है चलो अब मुझे अपना कार्ड का पासवर्ड बताओ जिससे मैं इस हॉस्पिटल के बिल भर सकूं, वरना यहाँ के डॉक्टर तुम्हें इस हॉस्पिटल से लात मार के भगा देंगे। तभी विंसेंट बोलता है तुम इस कार्ड को यूज़ नहीं कर सकती। तभी वो लड़की बोलती है मान भी जाओ, मुझे नहीं लगता कि तुम कोई गरीब आदमी हो। तभी विंसेंट बोलता है कि गरीब होने की बात नहीं है, अगर तुमने मेरा कार्ड यूज़ किया तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ जिन्होंने मेरा कार के ब्रेक फेल किए थे। तभी वो बोलती है कि अब ऐसा मत बोलना कि कोई तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। तभी विंसेंट बोलता है एग्जैक्टली यही बात है। फिर आगे विंसेंट बोलता है तुम्हें भी मेरे से दूर होना पड़ेगा वरना तुम्हें भी वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तभी वो लड़की ये सब सुन के चुप हो जाती है और थोड़ी देर बाद वो विंसेंट को टच करती है और तभी वो लड़की मुस्कुराती हुई बोलती है चलो यार इसकी चिंता मत करो और पैसे की चिंता तो मत करो, वो मैं हैंडल कर लूँगी। ऐसा वो लड़की बोलती है और आगे वो बोलती है मैं तुम्हें कल एक सेफ़ जगह में ले जाऊँगी, पैसे देने की चिंता तुम मत करना। जब तुम्हारा आँख ठीक हो जाएगा तो तुम मुझे मेरे पैसे वापस कर देना, वो भी ब्याज के साथ। तभी विंसेंट बोलता है तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहती हो। तभी वो लड़की बोलती है अगर मैं तुम्हें बता भी दूँ तो तुम यकीन नहीं करोगी। फिर आगे वो बोलती है कि तुम इतना यकीन कर सकते हो कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। तभी विंसेंट बोलता है क्या सच में तुम मुझे बचाकर खुद मुसीबत में पड़ना चाहती हो। फिर विंसेंट बोलता है मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा खतरा मेरे पीछे पीछे आएगा। तभी वो लड़की बोलती है मेरी ज़िंदगी तो आगे से कितनी बोरिंग है, क्या पता इस सब से कुछ एडवेंचर स्टार्ट हो जाए। तभी दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है और वो लड़की विंसेंट से बोलती है अब अपने कानों से सुनो और स्मेल करो यहाँ को और अपने दिल को महसूस करो और रिलैक्स हो जाओ। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लड़की विंसेंट को अपने घर ले आती है और बताया जाता है कि वो लड़की अब उसे खाना खिलाती है और न्यूज़पेपर भी पढ़ के सुनाती है। फिर वो लड़की बोलती है मैंने तुम्हारे लिए एक अपॉइंटमेंट फ़िक्स किया है जहाँ तुम्हारी आँखों का ऑपरेशन किया जाएगा। फिर विंसेंट बोलता है लेकिन तुम्हारा इसमें बहुत खर्चा हो जाएगा। तभी वो लड़की बोलती है मैंने बोला था ना कि तुम्हें इस सब चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। और वो बोलती है वैसे भी तुम इन सब पैसे को तुम मुझे वापस करने वाले हो। तभी विंसेंट बोलता है ये सब तो ठीक है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम अपना नाम तो बता दो। तभी वो लड़की बोलती है नहीं, मैंने तुम्हें बोला था ना कि जब तुम्हारा आँख ठीक होगा तभी मैं तुम्हें अपना नाम बताऊँगी।
तभी अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों डूबते हुए सूर्य को देख रहे थे और विंसेंट बोलता है, तुम मेरे लिए हर दिन 3-3 जॉब करती हो और काम होने के बाद मेरा ख्याल भी रखती हो। और वो बोलता है, तुम्हें इस सबसे क्या मिलने वाला है और तुम मेरी इतनी परवाह क्यों करती हो। तभी वो लड़की बोलती है, अगर क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुमसे प्यार हो गया था। तभी विंसेंट उसकी तरफ देखता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर वो लड़की बोलती है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। लेकिन विंसेंट आगे बढ़कर उसको किस कर लेता है। तो आज के लिए तो एपिसोड 3 में वो लड़की बोलती है, तुम मजाक तो नहीं करते हैं इसके बारे में। तो विंसेंट बोलता है, नहीं मैं सीरियस हूँ। तभी वो लड़की बोलती है, अगर तुम मेरा इस मसूदा चेहरा को देख के डर गए तो मना तो नहीं करोगे। तभी विंसेंट बोलता है, सपने पे भी नहीं, ऐसा मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होगा। फिर हमें सर्जरी के 1 हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ विंसेंट बोलता है, तुम इस बात से डर तो नहीं रही हो कि मेरे सर्जरी के बाद मैं पूरी तरीके से अंधा हो जाऊँ। तभी वो लड़की बोलती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। और वो लड़की बोलती है, और हाँ तुम्हें तैयारी कर लेनी चाहिए कि एक बदसूरत कल को देखना भी पड़ेगा उसके बाद, एक बड़ी आँख और छोटी नोज़ वाली। और बोलती है कि छोटी हाथ और लंबे पैर के साथ, और ऐसे से अपनी बेइज्जती करने लगती है। उसके बाद विंसेंट उसको और कुछ नहीं बोलने देता और सिर्फ सीधा। तभी विंसेंट बोलता है, वास्तव में मैं तुम्हें देख तो नहीं सकता लेकिन मैं अभी तुम्हें फील तो कर सकता हूँ। तभी विंसेंट उसको वादा करने को बोलता है कि जब मैं रिकवर हूँ तो सबसे पहले मेरी आंखों के सामने तुम होगी, ताकि जब तुम्हारा फेस मुझे सबसे पहले दिखे तो वो दिमाग में हमेशा के लिए छप जाए, जिसे मैं कभी भी मिटा ना सकूँ। तभी वो लड़की बोलती है, बिल्कुल मैं भी नहीं चाहती कि वो बेकार से नर्सेस तुम्हारी आंखों को, इसलिए परेशान मत हो क्योंकि वो सब मेरे हैं। तो बस आज के लिए इतना है। के स्टार्ट में विंसेंट की आंखों का फाइनल इलाज हो जाता है और उसकी पट्टियाँ खोली जाती हैं। और वे पट्टियों के खुलते ही विंसेंट सबसे पहले उस लड़की का नाम लेता है, लेकिन वो लड़की वहाँ नहीं थी, जिससे वो गुस्सा रहता है और भागते हुए उसका नाम लेने लगता है कि ये लड़की कहाँ है। और फिर वो रूम से बाहर निकल जाता है और उसको कॉल करने लगता है, पर उसका कॉल स्विच ऑफ बता रहा होता है, जिससे और वो और गुस्सा हो जाता है और उससे वो झूठी लड़की बोलता है। और फिर विंसेंट बार बार उसको कॉल करके थक जाता है, जिससे वो सीधा उसके घर चला जाता है और फिर उसके घर पहुंच जाता है और वो बोलता है, फ्रेया कहाँ हो, बट वो वहाँ नहीं था। और फिर वो बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, अपने मन में ही बोलता है और वो जोर से चीखने लगता है कि तुम कहाँ हो। और फिर इसके बाद हमें सीधा 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कि विंसेंट सो रहा होता है और वो उसी फ्रेया के बारे में सपना देख रहा होता है। और फिर अचानक से वो उठ जाता है और उठते ही हाफने लगता है और थोड़ी देर माहौल ऐसे शांत रहता है। उसके बाद उसको एक कॉल आता है जिसमें उसको बोला जाता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आपकी फ़्लाइट सुबह 7:45 में है लुओ सिटी के लिए। और फिर कार वाला बंदा बोलता है कि अभी तो 7 बज रहे हैं और आपकी गाड़ी नीचे खड़ी हुई है, तो आप आराम से तैयार होकर डोर पर आ जाइए। तभी विंसेंट बोलता है, बहुत बढ़िया, मैं आ रहा हूँ। विंसेंट कितने कहते ही हमें फ्रेया का घर दिखाया जाता है जो कि लुओ शहर में ही था, जहाँ उसके बेटी को दिखाया जाता है जो कि विंसेंट की भी बेटी थी। तो गाइस मुझे पता नहीं कि मैंने इस लड़की का नाम आगे फ्रेया बताया था कि नहीं मालूम में, बट इसका नाम फ्रेया है, ठीक है। उसके बाद उसकी बेटी पूछती है कि फ्रेया, क्या तुमने मुझे ब्रिज के नीचे से उठाया था। फिर फ्रेया बोलती है कि तुम्हें ऐसा किसने कहा। तभी वो छोटी बच्ची बोलती है कि जनार्था ने कहा कि उसकी मम्मी ने उसे ब्रिज के नीचे से उठाया, और अगर कोई भी बच्चा अपने घर वालों की बात नहीं मानता तो उसे ब्रिज के नीचे वापस भेज दिया जाता है उन मॉन्स्टरों को खाने के लिए। तभी फ्रेया बोलती है, क्या सच में ऐसी बात है। तभी फ्रेया बोलती है, बाकी का तो पता नहीं, बट मैंने तुम्हें अपने पेट में 10 महीने रखा और उसके बाद तुम बाहर आई क्योंकि तुम उसमें बोर हो रही थी और तुमने सोचा कि अब बाहर आ जाओ, उसके बाद तुम बाहर आ गई। और यहीं पास उस लड़की का नाम बताया जाता है जो कि एनी था। तभी एनी बोलती है कि मैं एक अच्छी लड़की बनूंगी और कभी आपको अपसेट नहीं करूंगी। उसके बाद फ्रेया एनी को गले लगा लेती है। उसके बाद सीधा हमें दिखाया जाता है कि फ्रेया बारिश में भीगते भीगते अपने ऑफिस जा रही होती है, जहाँ हड़बड़ाहट में वो किसी से टकरा जाती है और वो जिससे टकराई होती है वो और को नहीं, हमारा विंसेंट होता है, जिसे देख कर वो एकदम हैरान हो जाती है। और फिर फ्रेया उसको सॉरी बोलती है और फिर विंसेंट बोलता है कोई बात नहीं। उसके बाद दोनों लिफ्ट में एक साथ जाते हैं, जहाँ फ्रेया बोलती है, ये यहाँ क्यों आया, क्या इसे बहुत दूर रिवर सिटी में नहीं होना चाहिए था। इसके बाद फ्रेया विंसेंट की आंखों को देखने लगी है, जिसे विंसेंट भी नोटिस करता है और फिर उसकी तरफ देखता है, जिससे फ्रेया डर जाती है और से नीचे झुका लेती है।
और फिर फ्रेया बोलती है कि इसकी आँखें अब पहले से अच्छी लग रही हैं। उसके बाद फ्रेया लिफ्ट से बाहर आ जाती है और वो बोलती है कि हालांकि वो मुझे अभी अनजान समझता है और शायद वो मुझे भूल। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें उस लिफ्ट के बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ फ्रेया अपने ऑफिस पहुँच जाती है, जहाँ उसकी फ्रेंड पूछती है कि तुम मेरे कॉल को क्यों पिकअप नहीं करते। पता मैं कितनी परेशान हो गई थी, और उस सिंह वाले चूड़े ने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट फिक्स करने को भेजा था ना, उस ओल्ड आदमी के साथ, क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया। लेकिन फ्रेया उस पर ध्यान नहीं दे रही होती है और अपने मन में ही बोलती है कि विंसेंस यहाँ लो सिटी में क्या करने आया। उसके बाद वो अपनी फ्रेंड को बोलती है नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तब उसकी फ्रेंड बोलती है अब रात मिली। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है क्या तुम ठीक हो, मुझे लगता है कि तुम अपने दिमाग पे कुछ सोच रही हो। तभी फ्रेया बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, शायद कल रात बहुत देर काम करने से सर दर्द दे रहा, ऐसे फ्रेया बोलती है। लेकिन वो मन में अभी भी विंसेंट के बारे में ही सोच रही होती है। फिर फ्रेया बोलती है क्या फ़ायदा अगर उसको पता भी हो या ना हो, पर मेरी ज़िंदगी तो ऐसे चलती ही रहेगी और मुझे कड़ी मेहनत करनी है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। फिर उसकी दोस्त बोलती है कि देखो वो चुड़ैल आ रही है, तो थोड़ा बच के रहना फ्रेया। फिर वो औरत आ जाती है और फ्रेया को बोलती है क्या तुम उसके साथ ये सब करके कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहती थी। तभी वहाँ के एम्प्लॉयज़ बारे में बात करने लगते हैं और फिर हमें उस औरत के बारे में बताया जाता है कि वो थी सेलिना, असिस्टेंट प्रेसिडेंट की। फिर फ्रेया बोलती है बस इसी की कमी थी, यही है बस एक मेरी इस कंपनी में विलन, और कोई नहीं। फिर वो लाल कपड़े वाली हेलिना बोलती है कि तुम देखने में तो बहुत सीधी साइड लगती हो, लेकिन तुम भी बाकियों की तरह बेशरम हो, ऐसे बोलती है। उसके बाद फ्रेया बोलती है, वैसे फ्रेया कुछ नहीं बोलती, चुप रहती है और उसकी बातें सुनने लगती है और फिर इसी तरह आगे उसको टोंट मारने लगती है। फिर वो बोलती है तुम्हें पता भी है हमें कितना उसका नुकसान हुआ है 10 मिलियन का, और तुम्हें ये सब देना पड़ेगा। और फिर बोलती है हे तुम समझ भी रही हो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, ऐसे बोल तुम। अलीना बोलती है। फिर फ्रेया बोलती है ओह छोड़ो भी, सबको जानते हैं कि वो ओल्ड मैन कैसा है, और तुम ये सब घटिया इल्ज़ाम मुझ पर कैसे लगा सकती हो, तुम्हारी मदद भी कैसे हुई, ऐसा कहने की। फिर आगे फ्रेया बोलती है कि तुम लोगों के जैसे लोगों के साथ काम करने से अच्छा मैं इस कंपनी को अभी रिज़ाइन करती हूँ। जिसे सुन के अलीना अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही होती है। और फिर फ्रेया बोलती है तुम ये तो चाहती थे ना, लो ठीक है अब ये होगा। तो आज वो एपिसोड वही से शुरू होता है जहाँ से ख़त्म होता है कि फ्रेया बोलती है कि अब से मैं यहाँ काम करने नहीं वाली हूँ, ये तो तुम चाहते थे ना, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ। और हाँ, मेरी डिज़ाइन नोटिस तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगी। जिसे सुनकर अलीना खुशी से पागल हो गई थी। उसके बाद उसकी फ्रेंड उसके पीछे जाती है और उसके पास उसकी फ्रेंड पहुंच जाती है और बोलती है कि जल्दीबाजी में सब कुछ काम मत करो, मिस्टर गाँव यहाँ पास हैं, मैं जाके उनके पास कंप्लेंट करूँगी इस बारे में। तो फ्रेया बोलती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मिस्टर गाँव ने अभी भी अपना सारा काम अपने बेटे को दिया, तो उनको अब परेशान करने की हमें ज़रूरत नहीं है। और आगे फ्रेया बोलती है कि अगर गाँव ने हमारा इस बार मदद भी कर लिया तो अगली बार क्या होगा, हमें फिर से उनसे मदद लेनी पड़ेगी ना, तो क्या फ़ायदा, ऐसे फ्रेया बोलती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन उसकी फ्रेंड बोलती है कि अब तूने जाने का मन बना लिया तो अब क्या कर सकते हैं, अगर मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। तो उसकी बात सुनकर फ्रेया बोलती है, तब फ्रेया बोलती है कि मूर्ख लड़की मैंने जॉब छोड़ा है तो मैं नहीं। तो बोलती है अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल करना और टच में रहना। उसके बाद फ्रेया चली जाती है। इसके बाद हमें गाँव प्रेसिडेंट के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा विंसेंट भी था। जहाँ गाँव बोलता है विंसेंट से कि आप किसी को भी निकाल दें, लेकिन मैं एक लड़की को आपको निकालने नहीं दे सकता। फिर गाँव प्रेसिडेंट बोलता है कि जब मैंने अपना ये काम अपने बेटे को दिया था 2 साल पहले, तब कई लोगों ने हमारा स्टाफ छोड़ दिया था, जिससे कि हमें बहुत हानि हुई थी। तब सिर्फ हमारी एक ही लड़की ने मदद की थी, जिसका नाम था, मतलब उसका नाम नहीं आता है। फिर बात बोलती है कि वही एक लड़की थी जिसने हमारी एक मुश्किल समय में हमारी मदद की। फिर गाँव बोलता है कि प्लीज़ उसे मत निकालिएगा। तब विंसेंट पूछता है कि वो कौन है, तो हमारा गाँव प्रेसिडेंट बोलता है कि वो एक लड़की है। तभी विंसेंट बोलता है एक लड़की है, हाँ, उसका नाम क्या है। तभी प्रेसिडेंट उसका नाम बताता है फ्रेया वेन, जो कि मार्केटिंग की मैनेजर है। और आगे प्रेसिडेंट उसकी तारीफ़ करने लगती है कि वो बहुत स्मार्ट है और एक दयालु किस्म की लड़की है और हिम्मत रखने वाली एक स्ट्रॉन्ग लड़की है, जिसकी एक छोटी सी बच्ची भी है। तुम उसका
ट्रस्ट कर सकते हो। तब विंसेंट बोलता है, फ्रेया एन, हाँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट विंसेंट से बोलता है कि आप उस लड़की को छोड़ के किसी को भी निकाल सकते हैं। तभी विंसेंट ने उसका नाम पूछा था, जो कि फ्रेया वेन था, जिसे सुनकर वो थोड़ा सोच में चले गया था। इसके बाद हमारी कहानी शुरू होती है। तो एपिसोड के शुरुआत में एक बंदा विंसेंट से बोलता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, गैंग ग्रुप ने आपको बुलाया है। तभी विंसेंट बोलता है, आज नहीं, सबसे पहले आज मैंग के पास चलो। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं, जहाँ वो बंदा बोलता है, पर हमारा मेन प्रपोजल तो यहाँ का था ना, जहाँ हमें गैंग ग्रुप से बातचीत करनी थी, तो फिर हम सबसे पहले वहाँ क्यों जा रहे हैं। लेकिन विंसेंट उससे कुछ नहीं बोलता और चुप रहता है। तभी इसके बाद सीन फ्रेया की तरफ सीन होता है, जहाँ फ्रेया एनी के लिए कुछ कपड़े खरीदने आई होती है। तभी उसे गैंग ग्रुप का एक लड़का दिखता है, जिसे वो पहचानती थी, और वो बोलती है कि ये एक गंदा लड़का है और गैंग ग्रुप से है, जिसका नाम तिमली है, और ये तो ग्लोरिया का हस्बैंड है, क्या ये उसे चीट कर रहा है, ऐसा फ्रेया बोलती है। तभी फ्रेया ग्लोरी को कॉल करती है और उसके साथ कुछ शॉपिंग करने के लिए बुलाती है, और वो उसको बताती नहीं है कि उसने उसके हस्बैंड को देखा किसी और के साथ। और हमें यहाँ ग्लोरिया को बताया जाता है। फिर ग्लोरिया बोलती है, क्या तुम काम से जल्दी आ गए, मुझे लगा कि था कि तुम्हारे लिए आज वेट करना पड़ेगा, लेकिन जब तो आज जल्दी आ गई। तभी फ्रेया बोलती है कि मैंने रिज़ाइन कर दिया है। तभी फ्रेया बताती है कि उसके साथ आज ऑफिस में क्या क्या हुआ, जिससे ग्लोरिया बहुत गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई। तभी फ्रेया बोलती है, छोड़ो भी उसे, वैसे भी वो मेरे लिए बहुत हार्ड था काम करना वहाँ, कोई नहीं, मैं एक नया जॉब ढूंढ लूँगी। लेकिन ग्लोरिया मानती नहीं है और बोलती है कि तुमने उसे अपने सर पर चढ़ने क्यों दिया इतना। तभी फ्रेया बोलती है, तुम ऐसा इसलिए कह पा रही हो क्योंकि तुम एक बड़ी घर की लड़की हो और अच्छे घर से शादी हुई है, जिसकी बैकग्राउंड भी बहुत हाई है, इसलिए तुम ये सब बोल पा रही हो। मैं बस तो एक आम लड़की हूँ। उसके बाद ग्लोरिया थोड़ा शांत होने के बाद बोलती है कि तुम्हें भी एक बार टिमोटी के साथ जाके देखना चाहिए कि वो कितना अच्छा है। तभी फ्रेया हैरान हो जाती है कि इसको अब तक इस सब के बारे में पता नहीं है। तभी फ्रेया मनी मनी सोचती है कि ग्लोरिया बहुत खुश मिजाज वाली लड़की है, क्या मुझे ये सब आज मैंने देखा उसे अभी बताना चाहिए। तभी फ्रेया पूछती है, तो तुम दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा है ना। तभी फ्रेया मन में बोलती है, अगर इसने बोला कि सब कुछ अच्छा चल रहा है तो मैं इसे सब चीज़ अभी बता दूंगी। लेकिन ग्लोरिया एकदम शांत रहती है। उसके बाद वो पूछते है कि क्या तुमने कुछ देखा। तो बस और हमने देखा था कि ग्लोरिया बोलती है, क्या तुमने कुछ देखा था। उसके बाद ग्लोरिया बोलती है कि मैं ये सब पहले से जानती हूँ, और ये ऐसा हर वीक करता है, नई नई लड़कियों के साथ, मॉडल के साथ, स्टूडेंट के साथ। फिर फ्रेया बोलती है, अगर तुम ये इन सब के बारे में जानते थे तो तुमने इस बारे में कुछ क्यों नहीं किया। तभी ग्लोरिया बोलती है कि कौन सी लड़की एक रिच और हैंडसम लड़के को मना करेगी, सभी को पैसे से प्यार होता है, लेकिन मुझे नहीं। और फिर ग्लोरिया बोलती है कि मुझे अभी उन 7 साल पहले की बात याद है, जब उसने मुझे प्रपोज़ किया था, और उसने मुझसे प्रॉमिस भी किया था कि वो मेरा पूरे उसके लाइफ मेरा ख्याल रखेगा। और ऐसे कहते ही मेरा दिल उस पर आ गया था 7 साल पहले। और फिर उसके 2 साल बाद जब उसके फैमिली हम शादी के रिश्ते के लिए गए, तो उसकी माँ ने ज़रा सा मना कर दिया, और उसकी माँ बोलने लगी कि तुम ऐसे लड़कियों को डेट नहीं कर सकते जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड ही नहीं है। तभी वो लड़का बोलता है कि मॉम, मैं ग्लोरिया के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, सच में। कि तभी उसकी माँ बोलती है कि ये तुमसे नहीं, तुम्हारे इन पैसों से प्यार करती है, न कि तुमसे। फिर ग्लोरिया बोलती है कि उसके फैमिली ने हमें अप्रूवल नहीं दे रहे थे एक साथ रहने के लिए। फिर वो लड़का बोलता है कि मैं तब तक आपसे फ़ाइट करूँगा जब तक आप मुझे परमिशन नहीं देते मैरिड करने के लिए, और मैं हाँ, इस जितने भी पैसे हैं आपके ख़ानदान के, उन सब से भी बाहर निकलता हूँ, अब से इनका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे बोल के वो निकल जाता है, और हमें वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ग्लोरिया बोलती है कि उनके फैमिली में कई रूल्स हैं, और मुझे उन लोग काम के लिए भी मना करते हैं, और उसकी मदर तो मुझसे सबसे ज़्यादा नफरत करती है। तब भी मुझे हर दिन सबके सामने मुस्कुराहट के साथ रहना पड़ता है, और इन सब के बाद आखिर में वो मेरी शिकायत करते हैं। बस एक ही चीज़ से उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितने भी पैसे खर्च करूं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे कहते कहते ग्लोरिया रोने लगती है,
और तब फ्रेया सोचती है, क्या यही प्यार है? तो फिर मेरा कोई चांस ही नहीं है। और पता है वो मुझे अपने पैसे देता है क्या करने के लिए, अपने अफेयर्स को संभालने के लिए। और ग्लोरिया बोलती है कि मैं उसे डिज़र्व ही नहीं करती। फिर फ्रेया मन में सोचती है कि ग्लोरिया अभी उससे प्यार करती है। फिर ग्लोरिया बोलती है कि फ्रेया, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बारे में बहुत फिक्र करती हो, पर क्या तुम ऐसा प्रिटेंड कर सकती हो कि तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता? और फिर ग्लोरिया बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे जितना ताकत नहीं है कि एक छोटी बच्ची को अकेले पाल सकूं और इतनी कठिन तरीके से काम कर सकूं। तो फ्रेया बोलती है, ठीक है, अगर तुम बोलती हो तो। फिर ग्लोरिया बोलती है कि सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम होते हैं। ऐसा बोलती ही फ्रेया अपने पास्ट के बारे में सोचती है। फिर तभी हमें बताया जाता है कि फ्रेया के उस दिन न होने के कारण क्या वजह थी। फ्रेया अपने घर आ चुकी थी 5 साल पहले, जहाँ सब लोग बात कर रहे होते हैं कि फ़ैन की डॉटर घर आ चुकी है, जो कि रूम नंबर इतने में थी। और पता है वो यूनिवर्सिटी से लौटने के बाद प्रेग्नेंट हो चुकी है। तभी उन लोग बोलते हैं कि वैन फैमिली कितनी अनलकी है, एंड अभी अभी उसके फादर के लेग ब्रोकन हो चुके हैं और उसकी मदर को भी रोज़ रोज़ दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं बीमारी के कारण। और अब ये जहाँ फ्रेया भी उन लोगों की बातें सुन रही होती है। और फिर फ्रेया अपने मॉम डैड के पास जाकर बोलती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए आपको निराश करने के लिए। फिर तभी उसकी मॉम बोलती है कि पागल लड़की, हमने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी ही माना है, भले ही तुम्हें हमने किसी और जगह से उठाया, लेकिन तुम अभी भी हमारी बेटी हो और आगे भी रहोगी। फिर उसके पापा बोलते हैं कि वैसे भी मुझे एक ग्रैंड चाइल्ड चाहिए था, और देखो अभी सच होने वाला है। जिसे सुनकर फ्रेया बहुत ज़ोर से रोने लगती है। फिर फ्रेया अपने आप से प्रॉमिस करती है कि मैं इन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी की बेस्ट लाइफ देने की कोशिश करूँगी। इसके बाद फ्रेया अपने घर चली जाती है, जहाँ वो घर में आके बोलती है कि मैं वापस आ गई। जहाँ एनी बोलती है कि आप वापस आ गई। तभी फ्रेया बोलती है कि देखो तुम्हारी मॉम क्या लेके आई है, क्या तुम्हें ये पसंद आया? तभी एनी बोलती है कि मॉम, दूसरे के बच्चे के पापा उसको लेने आते हैं, लेकिन मेरे पापा कहाँ हैं, वो क्यों मुझे लेने आते? तभी इस सबको सुनकर फ्रेया उदास हो जाती है। उसके बाद वो बोलती है कि किसी कारण के कारण तुम्हारे मॉम ने तुम्हारे डैडी को छोड़ दिया, जब तक कि तुम्हारे डैडी ये तर्क नहीं जानते कि तुम हो। अगर वो जानते हैं तो पक्का तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें रोज़ाना लेने भी आते हैं। उसके बाद एनी बोलती है, क्या वो हमें ढूंढने आएंगे कभी? तभी फ्रेया बोलती है, बिल्कुल। फिर फ्रेया बोलती है, पर मैंने उनको बताना भूल गई थी कि हम कहाँ हैं, तो शायद उन्हें थोड़ा टाइम लग सकता है। फिर एनी बोलती है, ठीक है, तो मैं भी खेलने जा रही हूँ। और ये सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है कि पापा हमें ढूंढेंगे। ऐसा एनी बोलती ही चली जाती है वहाँ से। फिर उसकी मदर बोलती है कि फ्रेया, कि अब तुम्हें एनी के लिए कोई फादर ढूंढ लेना चाहिए। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फ्रेया की माँ बोलती है कि उसे एनी के लिए अब दूसरे फादर खोज लेना चाहिए। तो इससे बाद हमारा एपिसोड 9 स्टार्ट होता है, जहाँ जहाँ फ्रेया बोलती है कि किसी को भी एनी के फादर के बारे में पता नहीं है, बस मुझे छोड़ के। और वो मनी मन सोचते है कि विंसेंट भी कभी जान पाएगा कि उसकी एक बेटी भी है। फ्रेया कितने सोचते ही अगले दिन का सीन दिखाया जाता है उसके ऑफिस में। और जब फ्रेया ऑफिस में पहुंचती है तभी वो सुनती है कि कई लोग नए प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि बोल रहे होते हैं कि वो कितने हैंडसम हैं और सिर्फ वो 25 साल के हैं और उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली। तभी एक दूसरा बोलता है कि हाँ, मैंने पहले से सुना है और पता है वो अभी तक सिंगल है। तभी फ्रेया बोलती है कि ये सब अचानक से क्यों हो रहा है, और वो एक बड़े ग्रुप से भी, और न्यू बॉस ऐसे कैसा हो सकता है। ऐसा बोलती उसके सामने एलिना आती है, जो कि बोलती है कि फ्रेया, चलो अपना रिज़ाइन लेटर दो, जिसे मैं उसे प्रेसिडेंट के सामने रख दूँ। तुम बोल तो नहीं गया ना? ऐसा एलिना बोलती है। उसके बाद फ्रेया बोलती है कि थैंक यू फॉर योर ट्रबल्स सेलिना, मैं बस यहाँ अपनी कुछ सामान लेने आए थे नीचे से, जिसे लेकर मैं यहाँ से चले जाऊँगी और मुझे थोड़ी शांति मिलेगी, तो बस। और फ्रेया जाती जाती बोलती है कि शांति से मतलब तुम्हारा चेहरा है, जिससे कि एलिना गुस्सा हो जाती है। तभी फ्रेया को ग्लोरिया का कॉल आता है, जो कि बोल रही होती है कि फ्रेया, क्या तुम मेरे घर आ सकती हो? जिसे सुनकर फ्रेया भी चौंक जाती है। फिर इसके बाद हमें ग्लोरिया के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ग्लोरिया रो रही होती है। वहीं फिर फ्रेया भी देखकर बहुत उदास हो जाती है और फिर वो उसके पास आती है और वो बोलती है कि तुम बस अपने आप को ही चोट पहुँचा रही हो, इतने निराश भी मत हो। तभी ग्लोरिया बोलती है कि फ्रेया, तुम सही हो,
कि मैं सबसे बड़ी मूर्ख हूँ, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। फ्रेया कुछ करो, ऐसे ग्लोरिया बोलती है। फिर फ्रेया बोलती है कि ग्लोरिया क्या तुम वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? तभी लोग बोलते हैं कि हाँ, डिवोर्स, इससे ही सब चीज़ से छुटकारा। तो एपिसोड वहीं से शुरू होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था, जहाँ फ्रेया और ग्लोरिया बोलती है कि उसे डिवोर्स देना चाहिए टिमोटी को, जो कि ग्लोरिया का हस्बैंड था। फिर फ्रेया ग्लोरिया को बोलती है कि तुम उसको कितना भी प्यार कर लो, लेकिन वो बदलने वाला नहीं है। और ऐसे बोलते बोलते उसे थोड़ा दिलासा देती है फ्रेया ग्लोरिया को। और फिर ग्लोरिया बोलती है कि तुम यहाँ आके अच्छे करी, मुझे शायद इसकी ज़रूरत भी थी। तभी फ्रेया बोलती है कि हाँ ठीक है, थोड़ी देर सो लो, उसके बाद मिलते हैं। फिर फ्रेया ग्लोरिया को सुला के उसके रूम से बाहर आ जाती है और वो बोलती है कि क्या इसे कहते हैं प्यार? अगर ऐसा प्यार हुआ तो मुझे भी नहीं चाहिए। ऐसा बोलती ही वो टिमोटी के पास चली जाती है, जो कि होटल से बाहर आ रहा था, जहाँ टिमोटी उसको बोलता है कि वेन तुम यहाँ क्या करने आए हो? जहाँ फ्रेया बोलती है कि टिमोटी माफ़ करना दखल देने के लिए, लेकिन मैं तुमसे कुछ प्राइवेट में बात करनी चाहती हूँ। तभी टिमोटी की जो बगल में लड़की थी वो बोलती है कि ये लड़की कौन है जो तुम्हें प्राइवेट में लाना चाहती है? तभी टिमोटी बोलता है कि हम बस दोस्त हैं, तो परेशान मत हो। और फ्रेया तुम बोलो जो कहना है, एक बस कहो। तभी फ्रेया बोलती है क्या तुम इसके बारे में श्योर हो, मैं बोलूँ? फिर टिमोटी बोलता है कि चलो बोलो भी अब। तभी फ्रेया बोलती है कि तुम अमीर हो, इसीलिए तुम्हें लड़कियाँ को अपने प्यार में जाने में समय नहीं लगता और तुम्हें इससे परेशानी भी नहीं होती। नहीं, लेकिन क्या अब तुम बोल भी गए हो कि तुमने किसी से वादा किया था 7 साल पहले कि तुम उसके साथ हमेशा रहोगे, और तुम्हारे परिवार ने इतना उसका टॉर्चर किया और तुमने तो सबसे ज़्यादा उसे दर्द दिया, जो कि उसके सीधे दिल में जाके लगा। लेकिन तब भी वो तुमसे अभी भी उतना ही प्यार करती है जितना कि 7 साल पहले करती थी। लेकिन तुम, और फिर फ्रेया बोलती है कि मुझे पता है तुम आगे भी ऐसे ही करोगे, जिससे कि फ्रेया और गुस्सा हो जाती है और उसको एक स्लैप लगा देती है और गुड बाय बोल के निकल जाती है। तभी टिमोटी बोलती है कि इसको क्या हो गया कि मुझे मार कर क्यों चली गई? तभी ये सब विंसेंट भी देख लेता है। टिमोटी भी विंसेंट को देख लेता है। फिर वो बोलता है टिमोटी विंसेंट को कि मिस्टर विंसेंट रुकिए, क्या हम फिर से अपना कॉन्टैक्ट बना सकते हैं? कहे तो हम होटल में जाके भी अच्छे तरीके से इसके बारे में बात कर सकते हैं और इस बार हमारी गैंग या कंपनी आपको निराश नहीं करेगी, ऐसा टिमोटी बोलता है। लेकिन विंसेंट बोलता है कि तभी विंसेंट बोलता है कि मिस्टर गैंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम पहले अपनी फैमिली को पहले ठीक से देखभाल करो। मैं इस कंपनी से नई कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता जो कि फैमिली में ही इतना नीच हो चुका है, तो फिर आप मुझे कंपनी में कैसे मुनाफा दे पाओगे? इसलिए पहले अपने परिवार को ध्यान दो। ऐसा बोलते ही विंसेंट वहाँ से चला जाता है। जहाँ फ्रेया इन सब होने के बाद अपने घर चली जाती है, जहाँ उसकी बेटी उसकी इंतज़ार कर रही होती है। फिर फ्रेया उसके साथ थोड़ी खेलती है, जिसके बाद वो बोलती है कि एनी दिखने में तो मेरी तरह है, लेकिन उसका कैरेक्टर अपने फादर की तरह है। तभी फ्रेया सोचती है कि क्या विंसेंट कभी अपनी बेटी को मिल पाएगा, और मुझे सुनने में पता चला कि उसकी एक फियांसे भी है और विंसेंट और उसकी शादी अगले साल होने वाली है। और पता है मेरे पापा को भी उसी ने गाड़ी से टक्कर कराई थी और हमें वार्निंग भी दी गई थी कि आगे से मैं अगर विंसेंट को बात करने की कोशिश भी की तो इससे भी बुरा हो सकता है, जिससे कि मैं अभी भी डरती हूँ कि अगर उसने मुझे अभी भी विंसेंट के साथ देख लिया तो और क्या हो सकता है। इसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ फ्रेया इंटरव्यू के लिए गई थी, लेकिन उसको जॉब लेने में बहुत कठिनाई आ रही थी, जिससे कि वो बोलती है कि क्या मुझे दूसरा जॉब भी मिलेगा? इतना कहती उसे एक कॉल आता है, जहाँ उसमें कॉल में बोला जाता है कि मैनेजर वेन, हमारे प्रेसिडेंट ने आपका रिज़ाइन लेटर को अप्रूवल नहीं दिया है और वो चाहते हैं कि आप उससे फ़ेस टू फेस बात करें, तो आप कृपया करके यहाँ आ जाइए। फिर फ्रेया बोलती है कि मिस्टर प्रेसिडेंट मुझे क्यों मिलना चाहते हैं? तो फिर कॉल वाली लड़की बोलती है कि आप खुद ही यहाँ आके पूछ लीजिए, इससे ज़्यादा मुझे बोलने से प्रेसिडेंट ने मना किया। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रेया को भी पता नहीं है कि विंसेंट ही उसका न्यू प्रेसिडेंट है। उसके बाद फ्रेया ऑफिस आती है, जहाँ देखती है कि वहाँ उसकी फ्रेंड बहुत सज धज के आई थी, जिससे वो पूछती भी कि आज तुम इस तरह से सज धज के कैसे आई हो? जहाँ वो बोलती है कि मैं ही नहीं, हमारी पूरी स्टाफ सच के आई है, खास करके लड़कियाँ। तभी फ्रेया बोलती है चलो देखते हैं इस प्रेसिडेंट में क्या बात है जिसने सबको इतना अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। जहाँ हमें प्रेसिडेंट के कैबिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जहाँ कि वो लाल कपड़े वाली, जो उसका नाम भूल गया मैं, वो बोलती है कि वो एक रजी लड़की नहीं है और उसने रिज़ाइन भी दे दिया है, तो आप उसे अप्रूवल क्यों दे रहे हो? जिससे कि विंसेंट भड़क जाता है और बोलता है कि तुम्हें जितना काम मिला उतना करो
और जाके उसको मेरे कैबिन में बुलाओ, जिससे कि वो लड़की भी भड़क जाती है और बोलती है कि फ्रिया, तुमने ऐसा क्या जादू किया है प्रेसिडेंट पर, जो कि वो मेरी बात भी नहीं सुन रहे। फिर वो लाल कपड़े वाली बाहर निकल जाती है कैबिन से, जहाँ उसको फ्रिया मिलती है और वो उसको बोलती है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? अच्छा, तुम भीख लेने आई हो ना, जाओ और जाके ले लो, ऐसे बोलती है। उसके बाद फ्रेया बोलती है कि अब मुझे इसको अपने आप को परेशान करने नहीं देना है। तभी फ्रेया बोलती है एग्जैक्टली मैं ये करने गई हूँ, और ध्यान रखें मुझे प्रमोशन भी मिलने वाली है, जो कि इसके बाद मैं तुम्हारी जगह लेने वाली हूँ, तो बाय बाय। जिससे कि वो लाल कपड़े वाली फिर भड़क जाती है और फ्रेया मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। तो बस यहाँ से हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म होता, जहाँ फ्रेया उस वाली जो कपड़े पहनी थी उसको चढ़ा के चली जाती है और फिर वो केबिन के अंदर। इसके बाद फ्रेया प्रेसिडेंट के ऑफिस के बाहर होती है, जिससे कि स्टाफ भी बोलती है कि मुझे पता था ये तुम ही होगी। और फिर फ्रेया प्रेसिडेंट के ऑफिस के दरवाजे को खटखटाती है, जिससे अंदर का विंसेंट भी बोलता है कि आ जाओ। और फिर फ्रेया को लगता है कि ये वॉइस तो जानी पहचानी लग रही है। तो फिर जैसे ही फ्रेया अंदर पहुंचती है और वो देखती कि उसके सामने विंसेंट खड़ा था, जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है और वो मन ही बोलती है कि तो तुम हो। और फिर विंसेंट बोलता है कि तुम हो मैनेजर वेन। लेकिन फ्रेया कुछ बोल नहीं पा रही होती है, क्योंकि वो बहुत हैरान थी कि उसको यकीन नहीं था कि विंसेंट लो सिटी में और हमारे ही ऑफिस में कैसे हो सकता है। फिर फ्रेया बोलती है क्या यही है हमारा नया बॉस? फिर इससे सुनकर बोलता है विंसेंट, क्या तुम मुझे पहले से जानती हो? तभी फ्रेया हड़बड़ा के बोलती है कि नहीं, मैंने बस आपके बिजनेसों के बारे में पढ़ा है। तभी विंसेंट थोड़ा क्यूरियस हो जाता है और बोलता है कि सच में? फिर आके विंसेंट बोलता है कि तुमने आने में बहुत देर कर दी, देखो अब लंच टाइम भी हो गया। और फिर वो फ्रेया से बोलता है कि चलो साथ में डिनर करते हैं, सॉरी लंच करता है बोलता है, और मुझे तुमसे कई क्वेश्चन भी तो पूछने हैं। तभी फ्रेया बोलती है कि लेकिन मैं तो यहाँ अपने रीज़न के बारे में बात करने आई थी, लंच के लिए नहीं। तभी विंसेंट बोलता है जो भी हो, बट हम इसको लंच के बाद डिस्कस करेंगे। फिर विंसेंट बोलता है कि वैसे भी मुझे इस जगह के बारे में उतना पता नहीं है, तो क्यों ना आप मुझे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ले चलें, जहाँ कि हम वहाँ का अच्छा खाना खा सकें। तभी वो विंसेंट से बोलती है ठीक है, और फिर मनी मन में बोलती है कि लंच के दौरान मैं से ये यहाँ क्यों आया इसका पता भी लगा लूँगी। तभी फ्रेया मन ही मन में सोचती है कि क्या उसने मुझे अगर विंसेंट के साथ देख लिया तो वो हमारे साथ फिर से वही तो नहीं करेगी। तभी विंसेंट बोलती है कि अब तुम क्या सोचने लगी? तभी फ्रेया बोलती है कुछ नहीं। तभी विंसेंट बोलता है कि चलो भी ये एक डेट भी नहीं है, तो इतने शर्माओ भी मत। तभी फ्रेया बोलती है सबसे पहले मुझे इस सिचुएशन से निकलने के बारे में सोचना पड़ेगा, इन फालतू की बातों पे नहीं। फिर इसके बाद हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फ्रेया उसको लेके आई थी और फिर वेटर उसका खाने के लिए ऑर्डर लेने आया था, जहाँ उसको अपने घर क्या देती है, जिससे वो थोड़ी बहुत मसाले में ऊपर नीचे करने को बोलती है। पर विंसेंट बोलता है शुक्रिया, क्या तुम्हें पता था कि मुझे ये सब पसंद है? तभी फ्रेया बोलती है अरे मैंने तो एनी के जो मसाले वसाले कम वम करती हूँ उसको बोला था, और मैं भूल भी गई थी कि इसकी आदतें पूरे विंसेंट जैसे, कहीं से मुझे पकड़ तो नहीं लिया। और फिर विंसेंट बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि आपका और मेरा टेस्ट एक जैसा है। फिर फ्रेया को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि विंसेंट को क्या सब कुछ पता चल गया, या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि मुझे यहाँ खाने के लिए बस अकेले बुलाया और एक डेट की तरह क्यों लग रहा है, और ये इतना अजीब क्यों लग रहा है। जहाँ विंसेंट बोलता है ये खाने में तो बहुत अच्छा है। फिर विंसेंट बोलता है कि थैंक्स विस्वेन। फिर फ्रेया बोलती है कि क्या अब हम अपने मेरे रिज़ाइन के बारे में बात कर लें। तभी विंसेंट बोलता है कि तुम रिज़ाइन लेना क्यों चाहते हो? इसका कोई तो रीज़न होगा ना कि तुम इतने अच्छे ऑफिस या ग्रुप को छोड़ के जा रहे हो। तभी फ्रेया बोलती है कि मैंने ये सब अपने रेजिग्नेशन लेटर में बता चुका है, तो आप मुझसे फिर ये सब क्यों पूछ रहे हैं? तभी विंसेंट बोलता है हाँ मैंने आपकी लेटर पढ़ी, बट मैं आपसे ये खुद सुनना चाहता हूँ। तभी फ्रेया बोलती है कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं बस थोड़ी थक गई हूँ और बस थोड़ी दिनों के लिए रेस्ट करना चाहती हूँ। तभी विंसेंट को लगता है कि इसकी आवाज़ बिल्कुल उसी की लड़की जैसी है जिसने मेरी जान बचाई थी। क्या यही वो है? ऐसा विंसेंट अपने मन में सोचता है। फिर विंसेंट बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमने हमारी कंपनी के $10 बिलियन इतने खर्च कर चुके हैं, मतलब उस
कॉन्ट्रैक्ट से हमें इतना नुकसान करा है, तो तुम इसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? तभी फ्रेया बोलती है, अगर आप ऐसे ही सोचते हो तो मैं इतने पैसे चुका दूँगी। तभी विंसेंट बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम कुछ भी कर लो पर मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा। और ऐसे ही दोनों के बीच थोड़ी देर के लिए बहसबाजी चलती है। तभी फ्रेया बोलती है कि प्लीज़ मुझे निकाल दीजिए। तभी उसका फ़ोन बजता है और उसको सामने से किसी के द्वारा बोला जाता है कि तुम्हारी मॉम को स्ट्रोक आया है, जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाओ। तभी फ्रेया बोलती है कि मिस्टर विन, मुझे माफ़ करेगा, लेकिन मुझे जल्दी में कहीं जाना है। तभी विंसेंट बोलता है, मैं तुम्हें ड्राइव कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें दिखाना होगा कि वो हॉस्पिटल कहाँ है। मुझे इस जगह के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। जहाँ फ्रेया हॉस्पिटल में पहुँच जाती है और उसकी मॉम को हम आईसीयू से बाहर निकाल देता है, जिसमें उसके मॉम के मतलब फ्रेया के डैड बोलते हैं कि मेरे वाइफ कैसे है, और ये फ्रेया भी पूछती है कि मॉम कैसी है। जहाँ डॉक्टर बोलता है अब वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन उनको कुछ दिनों तक यहाँ हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ेगा। फिर फ्रेया बोलती है कि अब रात मिली। तभी थोड़ी देर बाद एक नर्स आती है और बोलती है कि कोई इसका फीस पे कर दो। तभी फ्रेया अपनी पर्स को चेक करती है, जहाँ उसके पास एक भी पैसा नहीं था। उसको याद आता है कि उसको सैलरी नहीं मिली, और जब तक उसे रेज़न नहीं मिलेगा तब तक उसको बचे हुए पैसे भी नहीं मिलेंगे। तभी विंसेंट बोलता है कि लो मेरा कार्ड यूज़ कर लो, मुझे भी कुछ मदद करने दो। तभी फ्रेया मन में बोलती है कि ये अभी तक यहाँ से गया नहीं। तभी फ्रेया बोलती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको थोड़े दिनों में पे कर दूँगी। तभी विंसेंट बोलता है कोई बात नहीं, मैं इस पैसे को तुम्हारी सैलरी से ही काटने वाला हूँ, और हाँ तुम्हें मुझे आशा है कि तुम थोड़े दिनों में इस 7 दिनों को देने में मतलब कि वापस देने में देर नहीं करोगे। जहाँ ऐसा बोलते बोलते विंसेंट फ्रेया के पास ले जाता है, जिसे फ्रेया भी थोड़ी शर्माने लगती है। और फिर फ्रेया मन में सोचती है कि ये सब एक मतलब वो ये मुझे जानता भी नहीं, और तब भी ये मेरे लिए ये सब कर रहा है, और ये मुझे रुकवा कर मतलब ऑफिस में रोक कर मुझसे चाहता क्या है। तभी विंसेंट वहाँ से चले जाता है और जाते जाते सोचता है कि मिस्टर गांव ने इसकी बहुत तारीफ़ की थी, जो कि मुझे सच भी लग रही है। तो मैं ऐसी लड़की को कैसे जाने दे सकता हूँ जिसके बाद फ्रेया बोलती है क्या मैं गलत थी, शायद उसने अभी भी मुझे नहीं पहचाना। तभी विंसेंट वहाँ से जाते जाते बोलता है अगर मैं किसी को रखना चाहता हूँ तो मैं उसे ऐसे ही कैसे जन्म दे सकता हूँ, समझी फ्रेया। लेकिन उसको समझ में आता कि विंसेंट जाते जाते उसे क्या बोल के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि विंसेंट ने फ्रेया से कुछ अजीब बात कही थी जिसे वो भी समझ नहीं पाती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फ्रेया ग्लोरिया को लेकर कहीं जा रही होती है और वो ड्रंक होती है, और उसके सामने एक लड़का भी होता है जिसे विंसेंट भी देख रहा होता है, और वो बहुत गुस्से में था। उसके बाद हमें उसी दिन का सीन दिखाया जाता है और बताया जाता है कि क्या क्या हुआ था। तभी फ्रेया बोलती है कि ग्लोरिया ने उसे कॉल किया था कि वो उसको बाद में मिले, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रही और वो कॉल भी नहीं उठा रही। तभी वो देखती है कि वो बाहर वाले एक लड़के के पास है, और वो उसको बोल रही होती है कि तुम कितने प्यारे हो, चलो एक साथ ड्रिंक करते हैं और मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगी। क्योंकि वो ड्रंक होती है, और उसे देखकर फ्रेया बोलती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। और फिर वो ग्लोरिया को पकड़ के साइड में ले जाती है और वो उस लड़के को बोलती है कि सॉरी मेरी दोस्त ड्रंक है। तभी ग्लोरिया उसको गले लगा के बोलती है कि मेरी प्यारी दोस्त ग्लोरिया, अब मैं फिर से सिंगल हो चुकी हूँ। तो यहाँ पता चलता है कि फाइनली ग्लोरिया ने उसको डिवोर्स दे दिया है टिमोटी को। फिर ग्लोरिया बोलती है कि डेविड यहाँ आओ और हमारे साथ कुछ टाइम बिताओ। जहाँ फ्रेया भी उसे देख कर बोलती है कि हाँ डेविड, मैंने बहुत दिन हो गया उसको देखा नहीं। तभी डेविड बोलता है हे फ्रेया, कैसे हो तुम, और सब कुछ अच्छा चल रहा है ना। और फिर तभी उसका हमें नाम बताया जाता है जो कि इस बार का बॉस था। और फिर फ्रेया बोलती है कि मैं बहुत गरीब हो चुकी हूँ, यहाँ तक कि मैं कुछ खरीद भी नहीं सकती। जहाँ फ्रेया बोलती है कि सच में तुम कुछ नहीं खरीद सकती, तुम तो पहले से इतनी अमीर थी ना, तुम कितनी मूर्ख हो, ऐसे बोलती है फ्रेया ग्लोरिया को। उसके बाद डेविड बोलता है कि सच में तुम मुझसे भी ज़्यादा, क्योंकि तुमने एक
बच्ची को पाला है जो कि पता नहीं किसका है, और पता नहीं तुम इससे क्या साबित करना चाहती हो, और मुझे पता है तुम उस लड़के को भी अब भी पसंद करती हो। तभी ग्लोरिया बोलती है, क्या तुम इस साल किसी से डेट कर रहे हो? डेविड की बातें सुनकर फ्रेया को बहुत गुस्सा आता है और वो ड्रिंक करने लगती है। और फिर फ्रेया बोलती है, ये सब बोल के मुझे उसके बारे में फिर से याद दिला रहा है, जबकि उसको पता भी है कि वो किसकी बेटी है। तब भी और वो फिर से वही बातें सोचने लगती है कि पता नहीं अब हम कभी मिल भी पाएंगे कि नहीं। ऐसा विंसेंट के बारे में सोचती है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि विंसेंट उस लड़के को फ्रेया के साथ देख लेता है और वो बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन क्यों, वो देखने के लिए आपको नेक्स्ट। डेविड ने उसे फ्लेरिया को कुछ बोल दिया था जिससे उसको पिछली बातें याद आने लगी थी। जहाँ हम उसके उस बातों को देखते हैं जहाँ फ्रेया बोल रही होती है, अगर मैं कहीं चले जाऊँ क्या तुम मुझे ढूंढने आओगे? तभी विंसेंट बोलता है, ज़रूर। तभी फ्रेया बोलती है, अगर क्या होगा अगर तुम मुझे खोज नहीं पाओगे तो? तभी विंसेंट बोलता है कि तुम सब मेरी हो और तुम कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूँगा। और इन बातों को सोचते सोचते फ्रेया और रोने लगती है। फिर हमारी कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ फ्रेया बोलती है डेविड से कि ग्लोरिया बहुत ड्रंक हो चुकी है, इसलिए मैं इसको घर छोड़ने जा रही हूँ। तभी डेविड बोलता है, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। तभी डेविड अपने कार में उन दोनों को बैठाकर उनके घर ले जाने लगता है। तभी वो सोचता है डेविड कि ये इसके लिए भी हार्ड टाइम है, मतलब कि ये अभी इसके लिए बहुत बुरा समय चल रहा है। तभी फ्रेया बोलती है अपने मन में कि ये इसको सर्वाइव कर लेगी, बस थोड़ा टाइम लगेगा। और फिर फ्रेया बोलती है कि मुझे पता है ग्लोरिया बहुत टफ गर्ल है, तो ये इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। उसके बाद वो तीनों फ्रेया के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ डेविड देखता है कि घर पर कोई नहीं है, जिससे वो पूछता है फ्रेया को कि अंकल, आंटी और एनी कहाँ हैं। जहाँ फ्रेया बताती है कि मॉम हॉस्पिटल में पड़ती है और डैड और एनी उसके पास है, और मैं कल उन्हें मॉर्निंग में लेने भी जा रही हूँ। तभी डेविड बोलता है कि तूने मुझे ये सब बताया क्यों नहीं? क्या वो ठीक है और ये सीरियस तो नहीं ना? तो फ्रेया बोलती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उन्हें कल डिस्चार्ज होने के बाद लेने भी जाऊँगी। तो फिर डेविड बोलता है फ्रेया बोलती है कि चलो मैं तुम्हें नीचे छोड़ देती हूँ। तभी जाते जाते डेविड बोलता है, अगर तुम्हें पैसों की कोई भी कमी हो तो मुझसे मांगने में कोई तुम झिझकना मत, बेझिझक मुझसे पैसे मांग लेना। तभी फ्रेया बोलती है कि अभी तो ज़रूरत नहीं है, मैं भी ठीक हूँ, और मुझे अभी ग्लोरिया के लिए कुछ मेडिसिन लेने जाना है जो उसकी नशे के लिए उसके नशे को उतारने के लिए मदद कर सके। ऐसे बोलते बोलते वो फिसल जाती है, जहाँ सीधा वो डेविड की हाथों पर गिरती है, जिससे डेविड उसको पकड़ लेता है। और फिर डेविड बोलता है, क्या तुम ठीक हो? तो फिर फ्रेया बोलती है, शायद मैं थोड़ी सी सच में ड्रंक हो, नशे में हूँ। तभी डेविड बोलता है, क्या तुम्हें याद है कि हम कैसे मिले थे? भी फ्रेया बोलती है, हाँ मुझे याद है, तुम भी नशे में थे। तभी हमें उन दिनों को बताया जाता है जब फ्रेया और डेविड मिले थे 5 साल पहले एक पार्क में, जहाँ डेविड एक चेयर जैसी चीज़ में बैठा था, जिसे फ्रेया नोटिस करती है। तभी डेविड भी उसको नोटिस करता है और उसको ड्रिंक के लिए ऑफ़र करता है, और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा भी दिल टूटा है, चलो एक एक पैक लगाते हैं। तभी फ्रेया नोटिस करती है, क्या ये मुझसे ही बात कर रहा है? जहाँ वो भी बैठ जाती है उसके बगल में और सोचती है कि मेरी तरह ही लोग हर जगह हैं, तो मुझे ज़्यादा चौंकने की ज़रूरत नहीं है। तभी फिर दोनों एक एक ड्रिंक लगाते हैं अकेले होने के लिए। तभी फिर डेविड अपना स्टोरी बताता है और बोलता है कि तुम गर्ल्स इतने निर्दयी कैसे हो सकती हो? जब तक मेरे पास कार पैसे थे तब तक तुम मेरे साथ होते हो, और जैसे ही मैं कंगाल हो गया वैसे ही तुमने मेरे साथ ब्रेकअप कर दिया। तो बताओ फ्रेया कि तुम सब ऐसे क्यों होते हो? तभी फ्रेया मन में सोचती है, ऐसे हैंडसम लड़के को कौन छोड़ सकता है? शायद इसके पैसा नहीं होने के कारण उसने उसे छोड़ दिया, और शायद ये उससे बहुत प्यार भी करता था। और वो मन ही मन में सोचती कि हर लड़की ऐसे नहीं होती, बस कुछ लड़कियां ऐसे हैं जिन्होंने सभी लड़कियों के नाम पर धब्बा लगा दिया। तभी फ्रेया बोलती है कि शायद उसके भी
कोई मजबूरी होगी और वो भी तुम्हें नहीं भूलेगी, तो तुम अपने अभी फ्यूचर पे ध्यान दो, क्या पता वो तुम्हारे पास वापस भी आ जाएगी। तभी डेविड बोलती है हाँ तुम शायद सही हो। और फिर फ्रेया बोलती है कि सब लड़कियाँ एक जैसे नहीं होती है, और टेंशन मत लो, तुम्हें भी कोई अपनी जैसी लड़की मिल जाएगी, तो तब तक के लिए सही समय का इंतज़ार करो। और ऐसे कहती वो वहाँ से चली जाती है और उसके ड्रिंक के लिए थैंक्स बोल के चली जाती है। उसके बाद डेविड भी बहुत मोटिवेट हो जाता है, जिसके बाद हमें कुछ सालों के बाद बताया जाता है जहाँ ग्लोरिया और फ्रिया एक बार में आती है, जहाँ ग्लोरिया बोलती है कि इतने अच्छे बार का मालिक कौन हो सकता है। इसके बाद हमें उसका बॉस को तो नहीं बताया जाता, लेकिन हमारी कहानी सीधा प्रेजेंट में आती है, जहाँ वो फ्रिया मेडिसिन लेती है ग्लोरिया के लिए, और फिर दोनों फ्रिया के घर पहुँच जाते हैं, जिसके बाद डेवी जा रहा होता है, जहाँ डेविड बोलता है कि ग्लोरिया कितनी लकी है जिसके पास तुम्हारी जैसी फ्रेंड है। और उसके बाद फ्रिया बोलती है कि ठीक है बाय, और ध्यान से गाड़ी चलाना, ठीक है। ऐसे बोलते ही डेविड भी वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो इतनी स्पीड से आता है कि फ्रेया गुस्से होकर उसको बोलती है कि मैंने बोला था कि तुम्हें आराम से गाड़ी चलाना है, ना कि उसका उल्टा, जहाँ कि डेविड भी शुरू से ये सब देख रहा होता है। और फिर वो बोलता है कि अब ये लड़का कौन है, क्या दोनों कपल है, नहीं तो ये इतने क्लोज क्यों है। तभी हमें पता चलता है कि अब विंसेंट भी शक करने लग गया था फ्रेया के ऊपर। वो बोलता है कि फ्रेया मुझे लगता है कि तुम्हें वो हो जिसने मेरी आँख ठीक होने से पहले वहाँ से भाग गई, तुम उसी की तरह मुझे लग रही हो, नहीं तो मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों फील हो रहा है। अब आगे देखते हैं कि तुम मेरे से कैसा रिस्पॉन्स करती हो। जहाँ फ्रिया वापस घर पाती है और वो देखती कि ग्लोरिया रो रही होती है, जहाँ वो ग्लोरिया के पास जाती है, लेकिन ग्लोरिया बोलती है कि मैं ठीक हूँ, एक डिवोर्स कौन सी बड़ी बात है। तभी फ्रिया बोलती है कि तुम रो सकती हो, इसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही बार, ठीक है। इसके बाद मैं तुम्हें हनी वाला पानी दूंगी, उसका तुम चुपचाप उसको पी के थोड़ी देर सो जाना। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फ्रेया हॉस्पिटल जा रही होती है, जहाँ ग्लोरियस को पूछती है कि फ्रेया तुम कहाँ जा रही हो, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। फिर दोनों नीचे जाते हैं, जहाँ उन्हें डेविड दिखता है अपने कार के साथ। तब ग्लोरिया बोलती है कि शायद हमें चल के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद वो दोनों या तीनों तीनों हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, जहाँ डेविड उन सब के लिए गिफ्ट लेके आया था, जहाँ एनी भी बहुत खुश हो जाती है, और उसकी मम्मी भी बोलती है, सॉरी फ्रेया की मम्मी बोलती है कि तुम यहाँ आए उसके मुझे बहुत खुशी हुई, और इन सब गिफ्ट के लिए भी थैंक्स। उसके बाद डेविड और एनी थोड़ी देर मजाक मस्ती करते हैं, जिससे ग्लोरिया देख के बोलती है कि डेविड एक अच्छा आदमी है ना फ्रेया। उसके बाद वो फ्रेया को चढ़ाने लगती है और बोलती है कि तुम्हारे मॉम डैड भी डेविड को पसंद करते हैं, और डेविड एनी को हंसाता भी है, ये शायद एनी के लिए परफेक्ट डैड है ना। एनी के लिए क्या बोलती है फ्रेया, हाँ, जिसे फ्रेया शर्माने लगती है और बोलती है कि ऐसा मत बोलो। फिर तभी ग्लोरिया बोलती है क्या तुम्हें नहीं लगता कि डेविड उसके लिए सही होगा एनी के लिए, तुम भी सोचो। भी डेविड बोलता है कि तुम दोनों वहाँ क्या फुसफुसा रहे हो, क्या हम भी तुम्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तभी ग्लोरिया बोलती है कि हम दोनों का सीक्रेट है लड़कियों वाली। तभी एनी बोलती है तो मैं भी तो एक लड़की हूँ, क्या मैं आ सकती हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। स्टार्ट में हम देखते हैं कि फ्रेया का कॉल आता है, जिसमें उसको बोला जाता है कि मिस्टर वेन कि सॉरी हम आपको हायर नहीं कर सकते अपने कंपनी में, और आपको ज़रूर किसी दूसरी कंपनी में जॉब मिल जाएगा, तो सॉरी ऐसे बोल के वो कट कर देते हैं। फिर फ्रेया सोचती है कि मैं एकदम मतलब अचानक से ही कैसे सभी इंटरव्यू में फ़ायर हो सकती हूँ, क्या इसके पीछे किसी का हाथ है, और जिन्होंने भी मुझे कॉल किया था वे सब कुछ छुपा रहे थे। तभी फ्रेया सोचती है लेकिन इसके पीछे कौन हो सकता है जो कि मुझे सभी जॉब से निकालना चाहता है। तभी पिछले एपिसोड में जब हमने देखा था कि विंसेंट उससे कुछ बोला था कि अगर मैं किसी को पसंद करता हूँ तो मैं उसे जाने नहीं देता, वही बात उसको याद आती है फ्रेया को। तब वो सोचती है क्या उसे सब कुछ पता चल गया है। तभी हमें विंसेंट के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है मॉर्निंग में, जहाँ विंसेंट बोल रहा होता है तुम यहाँ 4 सालों से काम कर रही हो ना, है ना। तभी फ्रेया हाँ बोलती है। उसके बाद विंसेंट बोलता है तब तो तुम इस ऑर्गेनाइज और
बिजनेस के बारे में बहुत कुछ जानते होगे। तभी फ्रेया बोलती है बहुत कुछ तो नहीं बट थोड़ा बहुत। फिर विंसेंट बोलता है तो तुम जाओ और असिस्टेंट वैकेंसी का फॉर्म भरो अभी, और ये सब तुम्हें आज ही करना होगा, ठीक है। ऐसे बोलती है फ्रेया चौंक रही थी और वो बोलती है क्या ये मुझे अपना असिस्टेंट बनाना चाहता है, लेकिन क्यों। फिर उसके बाद बोलता है विंसेंट क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। तभी फ्रेया मन में बोलती है लग शायद अब मुझे इसे हर वक्त देखना पड़ेगा मेरे सामने, और शायद ये भी ऐसे चाहता है, लेकिन क्यों। तभी फ्रेया बोलती है कि लेकिन मैं ये नहीं चाहती, आप क्यों ना दूसरे को अपना असिस्टेंट बना लें। तभी विंसेंट बोलता है, तभी एकदम से विंसेंट उसके पास आकर बोलता है क्या तुम नहीं चाहती कि मैं यहाँ ज़्यादा दिन रुकूं, या फिर तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ क्राइम कर दूंगा एक फीमेल एम्प्लॉय के साथ। तो क्यों ना हम ये पहले ही कर लेते हैं, फिर बात का डर नहीं रहेगा, ऐसा विंसेंट बोलता है। तभी फ्रेया बोलती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं सोचती, और मुझे अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है। तो मेरा एक क्लियर टारगेट है कि मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। तो इतना कहते ही विंसेंट बोलता है तो क्या आप रिपोर्ट करना पसंद करोगी, तो जाओ। और फिर विंसेंट बोलता है कि सुनो तुम्हारी सैलरी भी ट्रिपल कर दी गई है और तुम्हें कई और सारे बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे, लेकिन तुम्हें यहाँ 24 घंटे काम करना पड़ेगा। और क्या आपको इसमें कोई दिक्कत है मिस वैन, ऐसा विंसेंट बोलता है। लेकिन फ्रेया का मन नहीं था, तब भी वो हाँ में जवाब देती है। उसके बाद विंसेंट उसको जाने को बोलता है। उसके बाद फ्रेया बोलती है मैं यहाँ सिर्फ अपनी फैमिली के लिए अच्छा काम करूँगी और उनके लिए मैं ओवर टाइम भी कर सकती हूँ, और शायद मुझे 24 घंटा काम करने की वजह से शायद मेरी फैमिली के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो मुझे आशा है कि इस 24 घंटे का मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे अपनी फैमिली के से अलग करना चाहते हो। तभी विंसेंट बोलता है कि शायद तुम एक फर्स्ट एम्प्लॉय होगी जो अपने बॉस के साथ बहस कर रही है। फिर फ्रेया बोलती है कि मैं सभी बात मानने वाली नहीं हूँ मिस्टर विंसेंट, तो क्यों ना आप मेरी वजह किसी और को ढूंढ लें जो आपकी ये सारी बातें माने। फिर विंसेंट बोलता है ठीक है मुझे तुम्हारी सारी कंडीशन मतलब मंजूर है, क्योंकि तुम बहुत अच्छे से काम करती हो। उसके बाद बोलता है विंसेंट और टेंशन मत लो मैं तुमसे ज़्यादा काम नहीं कराऊंगा, और न मैं ज़्यादा काम कराने वाले व्यक्तियों में से हूँ। उसके बाद विंसेंट बोलता है फिर विंसेंट बोलता है कि कल सुबह 9 बजे हमारी मीटिंग है सीनियर अधिकारियों के साथ, तो जाओ और तैयारी करो मीटिंग के लिए सभी सामानों का, और हाँ ध्यान रहे कि उस पेपर का सभी को एक एक कॉपी मिले उस फाइल का, तो समझ गई। और हाँ जाओ और मंथली सेल्स के डाटा का प्रिंट निकालो, वो भी 10 सालों का। तभी फ्रेया चौंक करती है बोलती है कि 10 सालों का। तो विंसेंट बोलता है हाँ पिछले 10 सालों का, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद फ्रेया वहाँ से कोई प्रॉब्लम बोल के निकल लेती है, और वो जाते जाते सोचती है कि हमारे पास 10 सालों का रिकॉर्ड कंप्यूटर में नहीं है, मुझे नीचे आकर बुक्स को चेक करना पड़ेगा, उसके बाद कंप्यूटर में डाटा अपलोड करके उसको प्रिंट निकालना पड़ेगा। तो ऐसा बोलती है फ्रेया बोलती है कि मुझे भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बहुत थका देने वाला काम है, और तुम बोलती हो कि तुम ज़्यादा काम नहीं करवाते। उसके बाद फ्रेया वहाँ से निकल जाती है। जहाँ सब लोग बात कर रहे थे क्या तुमने सुना कि हमारे नए प्रेसिडेंट ने फ्रेया को अपना असिस्टेंट बना लिया। तो सब लोग बोलते हैं हाँ हम लोग भी सुना है। उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि सलीना का तो काम तमाम हो गया, और पता है वो प्रेसिडेंट को रिझाने गई है, क्या तुम्हें लगता है कि वो उसको रिझा पाएगी। तो लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं सपने में भी नहीं, जिसे सुनकर सलीना भी बहुत गुस्सा हो जाती है। और फिर फ्रेया का काम हो जाता है बुक्स लाने का लास्ट 10 सालों का। उसके बाद वो बोलती है फिर फ्रेया बोलती है कि मुझे अब इन सबको डाटा में इनपुट करना होगा कंप्यूटर में, देन सबको समझ के प्रेसिडेंट को देना होगा और इन सब का प्रिंट निकालना होगा। जहाँ उसको काम करते करते बहुत देर हो जाती है, जहाँ वो सोती है लगता है 24 घंटा काम करना अनिवार्य ही है, और ऐसा लगता है कि ये जॉब आसान नहीं होने वाला है। तभी उसको कॉल आता है, जहाँ कॉल के पीछे उसकी बेटी एनी होती है, जो कि बोलती है कि फ्रेया कि आप कब आ रहे हो घर, ग्लोरिया ने हमारे लिए
बहुत सारा खाना बनाया है और हम आपका वेट कर रहे हैं। जहाँ फ्रेया बोलती है, क्या सच में ग्लोरिया खाना बना रही है? जहाँ वो मन में बोलती है फ्रेया कि उसने काफ़ी जल्दी रिकवर कर लिया इन बातों से। जहाँ वो बोलती है फ्रेया कि सॉरी, लेकिन मैं डिनर के लिए नहीं आ सकती, तो तुम दोनों खा लो। जहाँ एनी बोलती है कि ग्लोरिया पूछ रही है कि आप काम कर रहे हो या फिर आप किसी के साथ डेट में गए हो। जहाँ वो बोलती है कि काश मैं एक डेट में होती, लेकिन ऐसा नहीं है, जिसे विंसेंट भी पीछे से सुन लेता है और दोनों में ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है। जिसके बाद विंसेंट सोचता है एक डेट, क्या वो किसी से डेट करें? और फिर वो सोचता है क्या जो उस दिन मैंने उसके साथ देखा था एक लड़के के साथ, क्या वो उसी को डेट करे? विंसेंट ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि उसने सिर्फ डेट के बारे में ही सुनी होती है। जहाँ वो गुस्से से दरवाज़ा बंद कर चला जाता है, जिसे फ्रेया भी नोटिस करती है और वो बोलती है क्या उसने ये सब सुन लिया और क्या वो गुस्सा है? और फिर वो बोलता है कि अच्छा हुआ वो इसका वो ये डिज़र्व भी करता है क्योंकि उसने मुझे आज ओवर टाइम काम कराया। कि फ्रेया डेट पे जा रही है पर वो डेट पे नहीं जा रही होती और फिर वहीं से चिढ़ जाता है, जिसको फ्रेया भी नहीं बताती कि वो डेट पर नहीं जा रही होती है और उसके मज़े लेने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाए कि फ्रेया सोचती है लगता है मुझे हर रात ऐसे ही काम करना पड़ेगा और सैलरी के हिसाब से ये उतना आसान भी नहीं है। और इस वक्त बहुत रात हो गई होती है। जहाँ विंसेंट आता है, जहाँ फ्रेया भी उसको देखती है और सोचती है कि ये वापस क्यों आया है। जहाँ विंसेंट आते ही उसको पूछता है कि तुम्हारा काम और कितना टाइम लेगा। जहाँ फ्रेया बोलती है कि बस ये थोड़े से बचा है, कल मीटिंग से पहले ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे फ्रेया बोलती है अगर आप चाहते हो कि मैं काम जल्दी करूँ तो ये नहीं हो सकता। जिसे सुनकर विंसेंट बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर उसको चिढ़ाते हुए और फ्रेया बोलती है कि मैंने पहले ही बोला था कि मैं इन सब काम में ज़्यादा माहिर नहीं हूँ और मुझे इन सब के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है, तो आप अपने डिसीज़न पर फिर से सोच लें मिस्टर प्रेसिडेंट, ऐसे फ्रेया बोलती है। जहाँ गुस्से में विंसेंट टेबल पर हाथ रखता है और बोलता है मिस्टर वेन, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है? क्या मैं सच बोल रहा हूँ मिस्टर वेन? ऐसे बोलते बोलते विंसेंट फ्रेया के बहुत पास आ गया होता है और फिर हड़बड़ाते हुए फ्रेया बोलती है कि मिस्टर विंसेंट ऐसी बात नहीं है, और वैसे भी मैंने यहाँ रिज़ाइन लेटर आपके आने से पहले ही दे दी थी क्योंकि मैं इस ग्रुप में नहीं रहना चाहती थी। तो फिर विंसेंट बोलता है तुम्हारे बॉस होने के नाते मेरा हक है कि तुमसे पूछने की कि तुम यहाँ से निकलने की इतनी ज़ोर क्यों दे रहे हो। और फिर आगे विंसेंट बोलता है और अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा रीज़न नहीं है यहाँ से निकलने की तो दोबारा रिज़ाइन के बारे में मुझसे बात मत करना। और फिर विंसेंट आगे बोलता है और तुम्हें कुछ दिनों में पता चल ही गया होगा कि दूसरा जॉब मिलने में कितनी परेशानी होती है। जहाँ फ्रेया का शक थोड़ा और बढ़ जाता है कि इन सब के पीछे विंसेंट ही हो सकता है जिसने मेरे सारे इंटरव्यू को कैंसिल करवाया। और फिर फ्रेया बोलती है लेकिन ये मुझे यहाँ रोकना क्यों चाहता है। और फ्रेया मन ही मन में सोचती है कि ये आज इतना अनप्रेडिक्टेबल कैसे हो गया है। और फिर उसके बाद उस पर ध्यान न देते हुए फ्रेया बोलती है क्या आपका ये वाशर देना हो गया तो क्या मैं अपने टेबल पर जा सकती हूँ। जहाँ उसे विंसेंट कुछ नहीं बोलता और वहाँ से पीछे मुकर के वहाँ से अपने ऑफिस की तरफ चला जाता है। जहाँ वो बोलता है फिर विंसेंट बोलता है ठीक है जाओ और मैं भी जा रहा हूँ अपने ऑफिस में, और हाँ अगर कोई भी इशू हो तो मुझे बोलने में झिझकना मत। उसका फ्रेया सोचती है कि ये फ्रेया सोचती है क्या उसके लिए इतनी देर रात तक काम करना सही भी है और ये इतना आज अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। अभी फ्रेया सोचती है कि इस सब को छोड़ो, मुझे इन सब में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे उसके साथ रहने पर सेफ महसूस क्यों होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाए कि 4 बज चुके होते हैं सुबह के, जहाँ उसका डाटा प्रिंट का काम पूरा हो जाता है और वो सिर्फ बच जाता है कि प्रिंट करना बस बचा है और स्टेपलर मारना, जिसे वो सुबह करूँगी बोलती है। और फिर सभी डेटा को पकड़े पकड़े विंसेंट के रूम के बाहर झाँकने लगती है और वो देखती है कि विंसेंट किसी से बात कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि मुझे उस बारे में 24 घंटे में एक अच्छी रिपोर्ट चाहिए, समझ गया ना। ऐसा विंसेंट बोलती है, सारी बोलता है। उसके बाद फ्रेया मन में सोचती है कि ये इतनी रात को किससे बात कर रहा है, और हाँ मुझे 24 घंटे में उसकी पूरी डिटेल चाहिए, तुम कैसे कर रहे हो या फिर तुम्हें क्या क्या मिला, ठीक है। जहाँ फ्रेया सोचती है कि ये इस कंपनी को और बड़ा करने में कितनी मेहनत कर रहा है। उसके बाद फ्रेया वहाँ से चली जाती है और अपने डेस्क पर उन सारी रिपोर्ट को रख देती है। उसके बाद उसको अचानक से सिर में दर्द होने लगता है। जहाँ वो बोलती है कितनी देर जगते हुए मुझे अब सर दर्द होने लगा, शायद मुझे कुछ देर सो लेना चाहिए। जहाँ वो
थोड़ी देर के लिए सोने चली जाती है। इसके बाद हमें सीधा मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसकी फ्रेंड उसको उठाती है और वो बोलती है, हे फ्रेया, तुम यहाँ क्यों सो रही हो? क्या तुम्हें सर्दी लगने का डर नहीं है? जहाँ फ्रेया का ध्यान सबसे पहले उसके ऊपर रखा कोट पे आता है, जिससे उसे समझ में आता है कि ये विंसेंट का कोट है। और वो बोलती है कि क्या मैं एक जिंदा लाश की तरह सो रही थी कि मुझे ये सब पता नहीं चला कि कब उसने मेरे ऊपर ये कोट रख दिया। जहाँ फिर वो टाइम देखती है और वो बोलती है कि अब मुझे जल्दी अपना काम कंप्लीट कर देना चाहिए। लेकिन वो जैसे ही अपने टेबल के पास जाती है, वैसे ही वो देखती है कि उसके सारे पेपर्स वहाँ से गायब हैं। और फिर वो अपने कंप्यूटर चेक करती है, जहाँ पर जितना भी उसने डाटा इनपुट किया था वो सब किसी ने डिलीट कर दिया था। और वो सोचती है कि इसके पीछे कौन हो सकता है। तभी जहाँ वहाँ सेलिना आती है और बोलती है कि तुम परेशान लग रही हो फ्रेया, क्या तुम्हें याद नहीं कि अभी मीटिंग जस्ट शुरू होने वाली है, तो तुम यहाँ खड़े मत रहो और जाओ। जहाँ फ्रेया जाने लगती है, लेकिन उसके पास न प्रिंट थे और ना ही डाटा बचा था, तो वो सीधा विंसेंट के मीटिंग के ऑफिस चली जाती है और वो बोलती है कि अब देखा जाएगा जो होगा। तो एपिसोड की शुरुआत वही से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म होता, जहाँ फ्रेया की किसी ने प्रिंट और डाटा उड़ा दिए थे। उसके बाद वो कॉन्फ्रेंस रूम में चली जाती है, जहाँ सब लोग इंटरव्यू के लिए बैठे थे। उसके बाद सब नोटिस करते हैं कि फ्रेया के पास कोई भी पेपर और या फिर ऐसे फाइल वाइल कुछ नहीं थे। जहाँ विंसेंट भी पूछता है कि सारे फाइल्स और पेपर्स कहाँ हैं। जहाँ फ्रेया माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि सॉरी, मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पाई। जहाँ सब लोग बोलते हैं कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, और कई लोग बात करते हैं कि प्रेसिडेंट ने इसे सिर्फ ये अच्छे दिखती है इसीलिए रखा है। जहाँ विंसेंट भी यह सब सुन रहा था, जिसे सुनकर वो सभी को देखने लगता है और सभी डर जाते हैं। जहाँ विंसेंट बोलता है सबसे कि शायद हमें इस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ा देना चाहिए क्योंकि आज हमारे पास पेपर्स नहीं है। जहाँ सब लोग बात करते हैं कि बॉस आगे बढ़ाना चाहते हैं कॉन्फ्रेंस को, क्यों? ये वेन कौन है जिसके लिए इतने परवाह करते हैं, जिसके लिए इन्होंने मीटिंग पोस्टपोन कर दिया? जिसे सुनकर फ्रेया भी बहुत हैरान हो जाती है। उसके बाद आगे तभी फ्रेया बोलती है कि आप बुरा नहीं मानेंगे, तुम इस मीटिंग को खुद आगे बढ़ाना चाहोगी बिना किसी पेपर्स के। मैं खुद आपको ये सब बताऊंगी कि हमारे लास्ट 10 सालों में क्या क्या उतार चढ़ाव हुए। जहाँ सबको अच्छे तरह से बताने चालू कर देती है और बहुत अच्छी तरीक़े से बताती है, जिसे सब कोई तारीफ़ भी करने लगते हैं। और फिर तभी विंसेंट बोलता है कि मुझे ये बार बार इतनी जानी पहचानी क्यों लगती है, इसकी वॉइस भी सेम है और पर्सनैलिटी भी सेम है। और फिर विंसेंट आगे सोचता है, तो फिर ये मुझे ऐसे ट्रीट क्यों करती है कि ये मुझे पहले कभी नहीं मिली। फिर इंटरव्यू देते देते उसको बहुत टाइम हो जाता है फ्रेया को, जहाँ सब कोई उसके बारे में तारीफ़ करने लगते हैं, लड़के और लड़कियाँ तो उससे जलने लगती है। और फिर आगे विंसेंट बोलता है, क्या तुम वही हो जिसे मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा था, फ्रेया वेन? जहाँ सब लोगों को थैंक यू बोलकर फ्रेया बोलती है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, इंटरव्यू मतलब सॉरी मीटिंग ख़त्म हो गया। जहाँ फिर विंसेंट बोलता है, तो आओ यहाँ बैठ जाओ। फिर वो सबसे पूछता है कि आपके इसके बारे में क्या राय है। जहाँ कई लोग अपने अपने राय बताते हैं और तभी अचानक से फ्रे के सर में बहुत दर्द होने लगता है और वो बोलती है, मैं सब में इतनी व्यस्त हो गई थी कि मुझे अब इतनी बहुत ज़ोरों से सर में दर्द हो रहा है। जहाँ फिर हमें बताया था कि मीटिंग खत्म हो जाता है, जहाँ विंसेंट उसकी तारीफ़ भी करता है और फिर तभी वो उसका थैंक यू बोलती है फ्रेया, और फिर बोलती है कि माफ़ करेगा, मैंने अपनी काम पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर पाई अपने टाइम पर। जहाँ विंसेंट बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? तुम्हारी इतनी अच्छी माइंड है और इतनी तुम इंटेलिजेंट हो, तो तुम्हें क्या लगता है मैं इस सब पर बिलीव कर पाऊँगा, या फिर तुम्हें सच में लगा था कि मैं ये सब तुम्हारे झूठों पर यकीन कर लूँगा? उसके बाद फ्रेया बोलती है, अच्छा तो ये थोड़ा बुद्धिमान भी है। उसके बाद विंसेंट बोलता है, तो बताओ क्या हुआ था? फिर फ्रेया बताती है कि मैंने जो कंप्यूटर में अपने डाटा इनपुट किया था, किसी ने उसको डिलीट कर दिया और जितने भी मैंने प्रिंट और पेपर्स निकाले थे वो सब भी किसी ने डस्टबिन पर फेंक दिए मोड़कर। पता नहीं वो कौन था। फिर विंसेंट बोलता है, क्या तुमने किसी को ऑफेंड किया था? तब फ्रेया बोलती है, नहीं मैंने नहीं किया था, लेकिन अब बहुत सारे लोग बन चुके हैं क्योंकि आपने मुझे इस प्रेसिडेंट के असिस्टेंट बना दिया है अचानक से, जिसे सब कोई मुझसे जल रहे हैं और जिसके कारण मेरे बहुत सारे दुश्मन बन चुके हैं। तभी विंसेंट बोलता है, मुझे लगा ही था कि तुम ऐसी लड़की नहीं हो। फिर फ्रेया बोलती है, मैं ये तो बोल रही हूँ कब से
कि आपने मुझे असिस्टेंट बना लिया, इसीलिए सब मुझे अब टारगेट बना चुके हैं। और फिर विंसेंट बोलता है, क्या तुम कहना चाहते हो कि मैंने ये सब किया है? तभी फ्रेया फ़नी सा चेहरा बना के बोलती है, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। फिर फ्रेया बोलती है, मुझे आपके ट्रिपल सैलरी और ट्रिपल बोनस के से थोड़ा ही प्रॉब्लम है। लेकिन बोलती है, फिर सॉरी बोलता है विंसेंट, ये सब कुछ छोड़ो और जाओ। और फिर फ्रेया को अचानक से चक्कर आता है, जिसे विंसेंट भी गौर करता है। फिर फ्रेया को चक्कर आने की वजह से वो गिर जाती है, जिसे सही टाइम पर विंसेंट पकड़ लेता है और फिर फ्रेया से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? जहाँ फ्रेया तो बोलती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन वो मन ही मन में बोलती है कि यह सब तुम्हारे कारण हुआ है, कि तुमने मुझे सारी रात काम कराया और अभी भी काम करा रहे हो, तो ये सब तुम्हारी गलती है, ऐसे मन में सोचती है। जहाँ विंसेंट बोलता है कि तुम घर जा सकती हो और जाके थोड़ी आराम कर लो। जहाँ फ्रेया भी बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, क्या ये सही रहेगा? जहाँ विंसेंट बोलता है कि मैं भी नहीं चाहता कि मेरी स्टाफ इतनी बीमार हो जाए और इतनी अनकॉन्शियस हो जाए कि उसे ऐसी हालत में काम करना पड़े और मीटिंग के दौरान गिर जाए। और वहाँ से वो चला जाता है, जिसे फ्रेया पीछे से चिढ़ाने लगती है। उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़का होता है जो उसको बोलता है मिस्टर प्रेसिडेंट। जहाँ फिर विंसेंट बोलता है उसको कि जाओ और पता लगाओ कि किसने मिस वेन के कंप्यूटर को पूरा खाली किया, उसके डाटा को। और हाँ, मिस वेन के फ्लोर पर सभी जगह कैमरा लगा दो। और हाँ, उसको इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए और ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। जहाँ वो लड़का बोलता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आप उसको इतना स्पेशल ट्रीट क्यों कर रहे हो? जहाँ फिर उसे विंसेंट बहुत घूर के देखने लगता है। जहाँ वो लड़का बोलता है कि ये सब मेरी गलती थी, माफ़ करिएगा, मुझे अपनी लिमिट नहीं क्रॉस करनी चाहिए थी। जहाँ विंसेंट बोलता है, कोई बात नहीं। उसके बाद वो बोलता है कि शायद वो वही लड़की है जिसे मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा था। तभी वो लड़का बोलता है, मिस वेन, सच में वो वही लड़की है? फिर आगे विंसेंट बोलता है कि ये सब तुम्हारे और मेरे बीच में हुआ है, ठीक है? इसे किसी को मत बताना, खासकर मैडम एंड नैन्सी से। क्या तुम समझ गए? ऐसा विंसेंट बोलता है। उसके बाद विंसेंट आगे बोलता है कि मिस वेन रिवर सिटी से ग्रेजुएट हुई है, जाओ और वहाँ जाके पता लगाओ कि वो वहाँ क्या करी थी और उस दौरान उसने क्या क्या किया। जाओ और जल्दी मुझे रिपोर्ट दो। तभी वो यस बोल के वहाँ से निकल जाता है और सोचता है कि इस बार ये बहुत सीरियस है इस मामले में। इसके बाद हमें सीधा फ्रेया का कार्य दिखाया जाता है। ग्लोरिया खाना बनाने के लिए थैंक्स, और ये खाने बहुत अच्छे थे सच में। जहाँ ग्लोरिया भी इसको थैंक्स बोलती है। जहाँ ग्लोरिया बोलती है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं डेविड के पब में काम करूँगी। जहाँ फ्रेया बोलती है कितनी जल्दी। तब ग्लोरिया बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि गेम फैमिली समझे कि मैं उनके बिना कुछ नहीं हूँ और उनके बिना मैं सर्वाइव कर नहीं पा रही हूँ। जहाँ फ्रेया बोलती है ये भी है। तभी फ्रेया बोलती है ये भी ठीक है, अपने पास से एक पार्ट लो और उसे भूल जाओ। और वैसे भी ऐसे लड़के तो अब तुम्हारे टेबल पर रोज़ आएंगे, है ना? और फिर ग्लोरिया उसको मारते हुए बोलती है क्या बंद भी करो। भी ग्लोरिया उसको बोलती है, क्या तुमने कभी एनी के बारे में सोचा है कि उसको किस तरह का फादर चाहिए, या फिर उसने कभी तुमको बताया कि उसे किस तरह का फादर चाहिए? और वो अभी 4 साल का हो गई, तो कभी न कभी उसने बताया होगा ना। तभी फ्रेया बोलती है नहीं, उसने कुछ नहीं पूछा और उसने बताया भी नहीं, और मुझे ये पता भी नहीं है क्योंकि मैंने उससे कभी पूछा ही नहीं। ऐसा वो अपने मन में बोलती है। उसके बाद हमारी एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ग्लोरिया फ्रेया से पूछती है क्या तुमने कभी पूछा है कि एनी को किस तरह का फादर चाहिए। तब फ्रेया उदास हो गई थी और बोलती है कि मैंने उससे कभी पूछा ही नहीं है कि उसे किस तरह का फादर चाहिए, और ऐसा बोलती है वो उदास हो गई थी। इसके बाद हमें सीधा अगले दिन का सीन दिखाया जाता है उसके ऑफिस का, जब वो बोरी होती है कि इस बार मेरी सर्दी कुछ ज़्यादा ही गंभीर हो गई और बस मुझे आज ऑफिस की छुट्टी चाहिए। जहाँ उसके फ़ोन में कॉल आता है ऑफिस के फ़ोन पर, जब उसे बोला जाता है कि असिस्टेंट वेन ऑफिस में आइए। जहाँ विंसेंट बोलता है कि हमारे डिपार्टमेंट में मैनेजर की 2 सीट खाली है, क्या तुम ऐसे किसी को जानते हो जिसे हम यहाँ रख सकें? जहाँ फ्रेया बोलती है कि इसके लिए जेसी और चार्ली ठीक होंगे। उसके बाद फ्रेया बोलती है जिसमें जेसी सावधानी से अपना काम करती है और चार्ली भी बहुत मेहनती है, वो दोनों ही इसके लायक है। लेकिन विंसेंट बोलता है अगर मैं उनमें से किसी एक को चाहूँ तो? तब फ्रेया बोलती है ये मेरे लिए टफ क्वेश्चन है। तब विंसेंट बोलता है ठीक है, जाओ मेरे लिए एक कॉफ़ी लेके आओ। तभी फ्रेया उसके लिए कॉफ़ी लेने चली जाती है, जहाँ उसे वो लड़का मिलता है जो विंसेंट के साथ था, जिससे फ्रेया बोलती है कि हाय असिस्टेंट लिन,
तो हमें पता चलता है कि इसका नाम लिन है। ठीक है, तो अब से मैं इसको लिन ही बुलाऊँगा। उसके बाद फ्रेया बोलती है और फ्रेया मन ही मन उसकी तारीफ़ करती है। उसके बाद लिन बोलता है, फिर लिन उसको आगे पूछता है क्या हम बाहर कभी मिल सकते हैं? जहाँ फ्रेया उसको माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि सॉरी, मुझे टाइम नहीं मिलता उतना, क्योंकि मुझे 24 घंटे ऑफिस में ही रहना पड़ता है। उसके बाद लिन उससे पूछता है कि आप रिवर सिटी से ग्रेजुएट हुए हो ना, यूनिवर्सिटी से? जहाँ फ्रेया बोलती है हाँ, 5 साल पहले ही मैं ग्रेजुएट हुई थी वहाँ से। उसके बाद लिन बोलता है कि वैसे में तो हम स्कूलमेट्स हुए, क्योंकि मैं भी वहीं से ग्रेजुएट हूँ 2 साल पहले तुमसे। उसके बाद आगे लिन बोलता है, सॉरी, फ्रेया बोलती है कि सच में ये तो बहुत बड़ी कोइंसिडेंट हो गई, आपसे मिलकर अच्छा लगा। उसके बाद लिन बोलता है तो आप क्या यहीं से हैं? जहाँ फ्रेया बोलती है हाँ, मैं यहीं से हूँ। तो फिर लिन बोलता है तो क्यों ना आप मुझे यहाँ थोड़ी घुमा दें, क्योंकि मैं यहाँ नया हूँ। तो फिर फ्रेया बोलती है मुझे खुशी होगी। उसके बाद फ्रेया बोलती है कि मुझे एक बार जैसी को इससे मिलना चाहिए, ये उसके लिए परफेक्ट मैच होगा, ऐसा फ्रेया मन में सोचती है। उसके बाद हमें दिखाया था और फिर लिन विजन कॉफ़ी में जाके बोलता है कि उसने अपनी कॉलेज में क्लासेस छोड़ 3 जॉब किए थे, लेकिन वो तब भी बहुत होशियार थी और उसने कॉलेज भी कंप्लीट कर लिया। लेकिन तुमने कहा कि इसके बारे में किसी को पता नहीं था, लेकिन क्यों? उसके बाद विंसेंट बोलते हैं ठीक है लिन, तुम यहाँ से जाओ, वो जगह और वो टाइम सब एक समय मैच खा रहे हैं, तो उसका मतलब क्या वही वो लड़की है? ऐसा सोचते ही हमें फ्रेया का सीन दिखाया था, जिसकी सर्दी बद से बदतर हो रही थी, जिसके जाना उसे बहुत अजीब लग रहा था। और फिर वो बोलती है कि एनी को अभी मेरे साथ नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उसको भी सर्दी लग सकती है। ऐसे सोचते सोचते वो बहुत दुखी हो रही होती है कि उसको अपनी बेटी के ऊपर ठीक से टाइम देते हुए नहीं बढ़ रहा होता है। और फिर विंसेंट आता है वहाँ, जिसने फ्रेया को गौर कर लेता है कि उसको सर्दी है। और फिर वो बोलता है कि पागल लड़की, अगर उसको सर्दी है तो उसने मुझे छुट्टी के लिए बोला क्यों नहीं? और फिर उसके पास वो चला जाता है, जहाँ सब लोग उसको विंसेंट को देख रहते हैं, जहाँ सब उसकी तारीफ़ कर लेते हैं। उसके बाद जहाँ फ्रेया बोलती है कि इसकी इस ग्रुप में अलग ही पहचान है। उसके बाद फ्रेया बोलती है सॉरी, उसी वक्त फ्रेया के फ़ोन में कॉल आता है, जहाँ वो हेलो बोलती है अपनी तरफ से। जाके पता चलता है कि कॉल की दूसरी तरफ विंसेंट था, जो बोलता है कि नीचे आओ, मैं नीचे गाड़ी लेकर तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, जल्दी करो। लेकिन फ्रेया हैरान होती हुई बोलती है कि मेरे लिए, लेकिन क्यों? और उतने में ही फ्रेया वहाँ पहुँच जाती है और फिर वो बोलती है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? जहाँ वो बोलता है कि चुपचाप रहो और अंदर बैठो, जिसे सुनकर वो शर्माने लगती है। उसके बाद फ्रेया सोचती है कि ये करना क्या चाहता है। उसके बाद हमें गाड़ी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जिसमें फ्रेया बैठ चुकी होती है और विंसेंट उसको सीट बेल्ट लगाने को बोलता है। फिर वो सीट बेल्ट लगा लेती है और फिर विंसेंट कार को इतनी तेज़ चलाता है कि फ्रेया की हालत ख़राब हो जाती है और वो बोलती है कि इसके साथ गड़बड़ क्या है, इतनी तेज़ गाड़ी क्यों चला रहा है? और उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फ्रेया बोलती है क्या प्रेसिडेंट आपकी तबीयत ख़राब है? जहाँ विंसेंट बोलती है मेरी नहीं, तुम्हारी ख़राब है। जहाँ फ्रेया बोलती है नहीं नहीं, मैं बस ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ी सी सर्दी है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी। और फिर उसके बाद विंसेंट बोलता है कि मुझे इससे ये उम्मीद नहीं थी। और फिर वो उसे पकड़ के घसीटते हुए अंदर ले जाता है, जहाँ एक फ़नी सीन बन जाता है, जहाँ उसे सब लोग देख कर भीड़ होती है। उसके बाद हमें सीधा हॉस्पिटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फ्रेया एडमिट हो चुकी होती है और फिर जहाँ वो सोच रही होती है कि ये इतनी मेरी परवाह क्यों करे, जबकि इसके पास एक फियांसे है, तो ये साबित क्या करना चाहता है। उसके बाद विंसेंट को देखने लगती है, जिसके कारण वो शर्माने भी लगती है और वो सोचती है अगर क्या होगा, इसको पता चल गया कि मैं वही लड़की हूँ जिसे ये इतने दिनों से ढूंढ रहा था, क्या ये दूसरी लड़की को छोड़ देगा? उसी वक्त नैन्सी का कॉल आता है, जो कि उसकी मंगेतर थी, जिसे वो फ्रेया से दूर होकर बात करने लगता है। और फिर फ्रेया सोचती है क्या ये वही लड़की है? जहाँ विंसेंट कॉल में बोल रहा है ठीक है मैं जल्दी आ रहा हूँ और परेशान मत हो और ख़ुद का ख्याल रखो। और फिर वो उतना कहते ही वो कॉल कॉल कर देता है, जहाँ फ्रेया उदास होकर बोलती है कि मेरा ये सब सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये अब एक दूसरे को पसंद करने लगे। उसके बाद फ्रेया सोचती है कि शायद मुझे हमेशा के लिए विंसेंट के बारे में ना बताना ही ठीक रहेगा एनी को। और इतना कहते ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फ्रेया परेशान हो जाती है कि सोच कर कि अब शायद विंसेंट उसका नहीं हो सकता, क्योंकि विंसेंट नैन्सी से बहुत प्यार से बात कर रहा था और ऐसा लगता था कि वो दोनों अब एक दूसरे को प्यार करते हैं। इसीलिए फ्रेया को लगता है कि शायद वो उसका प्रॉमिस भूल गया है, जो उसने उस वक्त किया था जब उसके वो साथ थे। उसके बाद विंसेंट उसका फ़ोन रख देता है नैन्सी का। उसके बाद वो अपनी चेयर पर बैठ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि फ्रेया अभी उदास थी
उसके बाद विंसेंट फ्रेया से पूछता है, क्या तुम रिवर सिटी से ग्रेजुएट हुई हो? ऐसा सुनने में आया है। जहाँ फ्रेया मन में सोचती है, यहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये मुझे बोल चुका है, तो इसे बताने का भी अब कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वह विंसेंट से बोलती है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? जहाँ विंसेंट बोलता है, नहीं, बस मैं सोच रहा था कि तुमने रिवर सिटी को क्यों छोड़ा, क्योंकि यहाँ के मुकाबले तो वहाँ तुम्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, जॉब में भी और तुम्हारे फ्यूचर के लिए भी। जहाँ फिर फ्रेया बोलती है कि मोर अपॉर्चुनिटी मतलब ज़्यादा सिरदर्द, लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए था, इसलिए मैं यहाँ वापस आ गई। और वैसे भी ये सब कहने की बात है, वहाँ भी वैसे ही है जहाँ यहाँ मेरी हालत है। जहाँ फिर विंसेंट मन में सोचता है कि ये झूठ बोल रही है, क्योंकि मैंने बोला वैसे ही वहाँ सब चीज़ है, वहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है यहाँ के मुकाबले में, लेकिन ये झूठ क्यों बोल रही है? इसने बोला कि वहाँ वो जॉब नहीं पा रही थी, लेकिन ये सब झूठ है। फिर विंसेंट बोलता है कि फ्रेया, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुम आखिर छुपाना क्या चाहती हो? ऐसा विंसेंट अपने मन में सोचता है। फिर फ्रेया मन में सोचती है कि जब मैं यंग थी तब बहुत मैं भूली थी, तब मैं अपने चाहने के लिए बहुत सारी गलती कर चुकी थी, लेकिन अब मेरे पास कई सारे कर्तव्य हैं जिसे मुझे अब पूरा करना है। और फिर फ्रेया मन में सोचती है कि एक हमारी बेटी होने के बावजूद हम इतने दूर होते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। उसके बाद हमें सीधा सीन दिखाया जाता है जहाँ फ्रेया डिस्चार्ज हो जाती है और फिर वो बाहर निकलती है, जहाँ वो विंसेंट से थैंक यू बोलती है। फिर विंसेंट बोलता है कि तुम कहाँ रहती हो, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। जहाँ फ्रेया बोलती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं टैक्सी ले लूँगी। जहाँ विंसेंट बोलता है कि चुपचाप कार में बैठो, वरना तुम जानती हो ना मैं क्या करूँगा। फिर फ्रेया मन में सोचती है कि किसी भी तरह से मुझे ये सब ख़त्म करना पड़ेगा, और ये जब तक चुप नहीं होगा तब जब तक मैं इसके रास्ते से मतलब इसकी तरह ना करूँ जो ये करना चाहता है। और फिर जहाँ फ्रेया बोलती है कि तुम मेरे घर का रास्ता नहीं ढूंढ पाओगे, मैं तुम्हें बताऊँगी तब भी। जहाँ विंसेंट बोलता है कि चलो शर्त लगाते हैं, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ तो तुम मुझे पार्टी दोगी, अगर ना छोड़ पाऊँ तो मैं पार्टी दूँगा। तो शर्त मंज़ूर है, ऐसा विंसेंट बोलता है। और वो भी बोलता है कि मैं तुम्हें बिना पूछे ही तुम्हें घर तक छोड़ दूँगा। जहाँ थोड़ा हिंट भी देती है फ्रेया कि बोलती है कि मैं ऑरेंज कम्युनिटीज़ से मतलब में रहती हूँ। नॉर्मली ये आधा घंटा लेता है यहाँ से वहाँ जाने तक में, क्या तुम ये कर पाओगे? जहाँ विंसेंट बोलता है, क्या तुम्हें मुझ पर कोई शक है? जहाँ विंसेंट वही रास्ते से कई बार जाता है, जिससे फ्रेया परेशान रहती है कि आखिर ये करना क्या चाहता है। और फिर वो मन में सोचती है कि ये मेरे लिए सब क्यों कर रहा है और ये मुझसे चाहता क्या है। जहाँ विंसेंट सोचता है, मैंने इससे कई बड़े कठिनाइयाँ सॉल्व किए हैं मेरे बिजनेस में, तो ये कौन सी बड़ी चीज़ है, तुम्हारा घर ढूंढना तो है बस। और फिर विंसेंट मन में सोचता है कि मैं आखिर फ्रेया के मन में क्या चल रहा है, मतलब कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं पता क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर वो सोचता है कि फ्रेया आखिर तुम हो कौन? क्या तुम वही हो जिसमें पहले मिला था या कोई और? और फिर हमें दिखाया था 20 मिनट का बाद का सीन, जहाँ विंसेंट पता नहीं कैसे पहुँच जाता है हम फ्रेया के घर। उसके बाद विंसेंट उसको चिढ़ाने लगता था कि बोलता है कि देखा मैंने बोला था ना, तो चलो अब तुम्हारी पारी कि तुम डिनर दोगी, ठीक है, ऐसा चिढ़ाने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया था कि उन दोनों में थोड़ी बहस झगड़ा होती है, जहाँ वो बोलते हैं। उसके बाद फ्रेया बोलती है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, मैंने सुना है कि आपके एक फियांसे है जिसके साथ आपकी थोड़ी दिनों में मैरिड होने वाली है। क्या अगर हम इसी तरह घूमते रहें तो क्या उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? क्या वो मुझे किसी दिन मार तो थोड़ी डाल लेगी ना? जहाँ फ्रेया मन में सोचती है कि विंसेंट तुम मुझसे चाहते क्या हो, अब तो बता दो, ऐसा मन में सोचती है। उसके बाद विंसेंट बोलता है अपने मन में, तो अच्छा ये बात थी जो इसे इतने दिनों से परेशान कर रही थी कि ये मेरी एक फियांसे भी है। जहाँ पर विंसेंट बोलता है, क्या तुम डिनर के बाद को टलना चाहती हो? क्या तुम मुझे डिनर पर नहीं ले जाना चाहती? तो क्यों ना आज हम रात ही को चलें? ऐसा विंसेंट बोलता है। जहाँ फ्रेया गुस्सा होकर बोलती है, लेकिन गुस्से को दिखाती नहीं, सिर्फ अपने मन में बोलती है कि मेरे ये सब पूछने के बावजूद भी ये मुझसे ये कैसे बोल सकता है। और फिर पीछे से ग्लोरिया और एनी आती है, जो ग्लोरिया बोलती है कि फ्रेया कि ये हैंडसम लड़का कौन है, क्या तुम हमसे इसे नहीं मिलवाने वाली थी? और फिर हमें ग्लोरिया और एनी को दिखाया जाता है, जहाँ फ्रेया बोलती है कि नहीं अभी नहीं, क्या इन्हें अभी ही आना था? उसके बाद हमें दिखाया था कि ग्लोरिया अपने मन में विंसेंट की तारीफ़ करती है कि ये मोटी और डेविड से भी बहुत ज़्यादा हैंडसम है, और इसके पास कुल बुगाटी भी है, मतलब कि कार है।
ऐसे में तो ये दोनों लड़कों से भी कई कदम आगे है, ऐसे ग्लोरिया बोलती है अपने मन में। और फिर फ्रेया बोलती है कि अंकल आप बहुत गुड लुकिंग हो, जिसे फ्रेया देख कर बोलती है कि एनी ये तुम्हारे पिता है जो तुम इतनी दिनों से ढूंढ रही थी, बट मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें ये सब बता नहीं पा रही हूँ। उसके बाद एनी पूछती है फ्रेया से, क्या एनी ये तुम्हारा फ्रेंड है? जहाँ फ्रेया शर्माती हुए बोलती है, नहीं एनी मैं बस इनकी सिर्फ एक एम्प्लॉय हूँ। जहाँ विंसेंट मन में सोचता है कि छोटी लड़की अपने से बड़े को उसके नाम से बुला रही है, और ये है कौन? ऐसा ऐसा कहते ही विंसेंट दोनों के चेहरों को मैच कराता है, जिसमें उसे थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी दिखती है। और फिर जैसे उसके बाद वो बोलता है, क्या ये इसकी मदर हो सकती है? उसके बाद उतने ही वक्त एनी ग्लोरिया को अपनी मम्मी बोलती है और बोलती है कि मम्मी ये एम्प्लॉय क्या होता है? जहाँ ग्लोरिया बताती है कि तुम्हारी मम्मी एम्प्लॉय है और विंसेंट उसका बॉस है। जहाँ फिर विंसेंट सोचता है इसने उसको मम्मी बोला, मतलब ये फ्रेया की बेटी नहीं है। और फिर फ्रेया मन में सोचती है कि लकीली एनी ग्लोरिया को मम्मी बुलाती है, तो इससे शायद उसको पता नहीं चलेगा कि ये मेरी ही बेटी है। तो ये अच्छा हुआ कि अब गलतफहमी बन चुकी है। जहाँ फिर विंसेंट सोचता है, क्या ये मेरी वही लड़की नहीं है जिसने मुझे छोड़कर चली गई थी? उसके बाद विंसेंट मन में सोचता है उदास होकर के, और विंसेंट सोचता है कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, अगर फ्रेया की शादी हो गई तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ऐसा सोच के ही मुझे बहुत बुरा लग। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एनी भागते हुए विंसेंट के पास जाती है और वो बोलती है कि अंकल क्या आप मेरे लिए एक फेवर कर सकते हैं? जब विंसेंट अपने मन में सोचता है कि ये लड़की जिसे मैं पहली बार मिला हूँ उसके लिए मुझे इतनी स्पेशल फीलिंग क्यों हो रही है। उसके बाद विंसेंट मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ बताओ। कि फिर एनी बोलती है कि आप प्रॉमिस करो कि आप फ्रेया को ओवर टाइम काम नहीं कराएंगे, क्योंकि मेरे ग्रैंडपा ने बताया कि फ्रेया वही करती है जो आप उसको करने को बोलते हैं। फिर विंसेंट बोलता है मुस्कुराते हुए कि ठीक है मैं ये प्रॉमिस करता हूँ। फिर उसके बाद विंसेंट बोलता है वैसे तुम्हारा नाम क्या है और तुम कितने साल के हो? तो फिर एनी बोलती है कि मैं एक प्यारी सी बच्ची हूँ और मैं 4 साल की हूँ, और मेरे फ्रेंड्स और टीचर्स बोलते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप मेरे से भी बहुत सुंदर हो। जहाँ ऐसा सुनकर रहनी से विंसेंट भी थोड़ा शर्माने लगता है और खुश होता है। जहाँ वो मन में सोचता है कि पहली बार मुझे इतना खुशी हुई जब किसी ने मेरी तारीफ़ की, और वो भी एक बच्ची से सुनकर। तब विंसेंट बोलता है कि ठीक है, पर तुम मुझे बताओ कि तुम फ्रेया के लिए ये सब क्यों कर रहे हो, और फ्रेया तुम्हारी क्या लगती है? इतना कहते ही उसे फ्रेया पकड़ लेती है और बोलती है, जब फ्रेया एनी को बोलती है कि एनी दूसरों को परेशान नहीं करते। ऐसा कहते कहते वो एनी को पकड़ के ले जाने लगती है। फ्रेया के ऐसे बर्ताव को देखकर विंसेंट थोड़ा शक करने लगता है, और फिर फ्रेया बोलती है कि मिस्टर प्रेसिडेंट। फ्रेया बोलती है कि हम किसी दिन डिनर पर आपको ले जाऊंगे, तब तक के लिए बाय। तब विंसेंट बोलता है ठीक है आज नहीं तो किसी दिन, लेकिन तुम मैं प्रॉमिस को मत तोड़ना। जहाँ फ्रेया बोलती है कि मैं उस तरह की पर्सन नहीं हूँ जो कि किसी का प्रॉमिस तोड़ती है। जहाँ विंसेंट बोलता है पता है, लेकिन फिर भी तुम उससे नहीं बच सकती। जहाँ फ्रेया बोलती है हाँ मुझे पता है क्योंकि आप बॉस हो और आपको मैं मना नहीं कर सकती। और फिर मन ही मन में वो बोलती है कि अब तुम यहाँ से जानो कि कष्ट करोगे। जहाँ वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम हमें पहले सर्दी का ध्यान दो और तुम्हें कल ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। तब फिर फ्रेया बहुत खुश रहती है और बोलती है कि फिर से ये सुनकर मुझे इतनी खुशी हुई जितनी मुझे इस करियर में नहीं हुई काम करने में। अब पता नहीं मुझे इतनी सारी विलेस कब मिली, मतलब कि आज मेरे साथ इतना कुछ अच्छा हो रहा है। उसके बाद विंसेंट उन सबको बाइबल के वहाँ से चला जाता है। जहाँ ग्लोरिया फ्रेया से बोलती है क्या तुम उसे पसंद करते हो या फिर तुम लोग एक दूसरे से डेट करते हो? मुझे लगता है कि तुम्हें उस पर क्रश है, उस गोल्डन बैचलर से, और क्या वो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? तभी फ्रेया ग्लोरिया को बोलती है क्या तुम्हें वो पसंद आ गया? जहाँ फिर फ्रेया और एनी को दिखाए जाते हैं जो हम वो थोड़े बहुत मस्ती करते होते हैं। और उसके बाद ग्लोरिया बोलती है तो ठीक है तुम रहने दो, मैं उसे खुद ढूंढूंगी और तुम्हारे हस्बैंड बनने के लिए बोलूँगा। जहाँ फ्रेया बोलती है कि उसकी ऑलरेडी एक फियांसे है। जहाँ वो उदास हो जाती है ग्लोरिया और बोलती है क्या तुम उसे पहले नहीं मिल सकती थी? उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ फ्रेया जा रही होती है, जहाँ उसे सेलेना दिख जाती है और वो बोलती है कि वैसा मत बोलना कि तुम भी बॉस को मनाने के लिए जा रहे हो। जहाँ फिर फ्रेया सर में हाथ रख के बोलती है मन में कि फिर से मेरी मूड को ख़राब करने आ गई। उसके बाद हमें दिखाया था कि ग्लोरिया बोलती है तुम मेरे जैसे कपड़े क्यों नहीं पहनती? जहाँ फ्रेया बोलती है कि मुझे इन सब का आदत नहीं है, मुझे ऐसी बोरिंग ड्रेस में आदत है, तो तुम ही पहनो ये सब। ऐसा
फ्रेया बोलती है। उसके बाद फ्रेया बोलती है कि अब तुम मुझे अपना राइवल मानना बंद करोगी, क्योंकि तुम जानती नहीं होगी कि मिस्टर प्रेसिडेंट की पहले से ही एक लड़की सेलेक्ट कर ली है शादी करने के लिए। जहाँ फिर ग्लोरिया हैरान हो जाती है और बोलती है क्या उसकी पहले से ही किसी के साथ होने वाली है, मतलब कि फियांसे है। जब फिर बोलती है फ्रेया ग्लोरिया कि क्या हुआ अगर उसके पास एक फियांसे है, अभी तक वो उसकी वाइफ तो नहीं बनी ना, तो अभी भी मेरे पास चांस है। जहाँ फिर फ्रेया उसको और कुछ नहीं बोलती और बोलती है मन में कि इसके रहने दो इसके हाल पर। और फिर उसको बोलती है कि तो फिर ठीक है, गुड लक इसके लिए। और फिर वहाँ से ग्लोरिया चल जाती है और फ्रेया लिफ्ट में ही रहती है। जहाँ फ्रेया मन में सोचती है कि छोड़ो ये सब, कोई भी इसकी मतलब विंसेंट की वाइफ बने, दोनों ही बहुत रूड हैं और वैसे भी ग्लोरिया का कोई तो चांस ही नहीं है। जहाँ फिर फ्रेया अपनी डेस्क पे आ जाती है, जहाँ वो सोचती है कि शुक्र है कि मेरे पापा का सिर्फ एक पैर ही गया और मेरे पेरेंट्स को अब तक पता नहीं कि ये सब एक प्लान था। और फिर फ्रेया सोचती है कि शायद मेरी करियर का यह अंत है, पता नहीं ऐसा मुझे क्यों महसूस हो रहा है। और फिर एक लड़का आता है जो फ्रेया से बोलता है कि असिस्टेंट वेन क्या आप मेरे लिए एक फेवर कर सकते हैं। सॉरी लड़का नहीं लड़की होती है। उसके बाद वो बोलती है कि मिस्टर प्रेसिडेंट को एक कप कॉफ़ी चाहिए लेकिन मुझे वॉशरूम जाना है, तो क्या आप प्लीज़ उन्हें कॉफ़ी दे सकते हैं। जहाँ फ्रेया बोलती है कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वो कॉफ़ी लेकर विंसेंट के पास चली जाती है, जहाँ विंसेंट से बोलता है क्या तुम ठीक हो। और फिर वहाँ बस वो कप को रख देती है और बोलती है कि इसको ले लेना। और फिर फ्रेया बोलती है कि अगर आपको कुछ और नहीं चाहिए तो क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ। उसके बाद विंसेंट बोलता है एक सेकंड, ऐसे बोलती है वो उसके पास चला जाता है और वो फ्रेया बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद विंसेंट एकदम उसके पास चले जाता है। जब विंसेंट उसके पास आकर बोलता है कि तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी बॉडी को चेक कर सकता हूँ। जहाँ फ्रेया बोलती है कि मैंने तो उस दिन बस मजाक किया था, आपने क्या सीरियस ले लिया, बट मैंने तो बस जोक ही किया था। फिर विंसेंट उसके पास आके बोलता है कि मुझे मजाक करना पसंद नहीं है, मैं सिर्फ सीरियस कामों को पे ही ध्यान देता हूँ। और इसके बाद हमारा एपिसोड ये बस खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत वही होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता, जहाँ विंसेंट फ्रे को छेड़ा था, जहाँ वो बोलती है तुम मुझे जाने दो वरना मैं किसी को कॉल करके बुला दूंगी हेल्प के लिए। जहाँ विंसेंट बोलता है, इसके बाद विंसेंट बोलता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सच में डर गई। जहाँ फ्रेया बोलती है कि तुम कितने रूड हो। उसके बाद फ्रेया मन में सोचती है कि किस तरह का मजाक था। और फिर फ्रेया मन ही मन में सोचती है कि अगर किसी ने हमें देख लिया होता तो उसने तो हमारे बारे में रूमर्स फैला दिया होता, और वैसे भी मैं अभी तक कई लड़कियों की एनिमी बन चुकी हूँ, अब मुझे और सरदर्द नहीं चाहिए। फिर फ्रेया विंसेंट से बोलती है अगर आपको मुझसे और काम नहीं है तो मैं जाना चाहूँगी। फिर विंसेंट बोलता है क्या तुम मुझसे डर रही हो। और फिर फ्रेया पिछली बातें फिर से दोहराने लगती हैं कि बॉस बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आप मुझे अगर रिज़ाइन देना चाहते हैं तो मुझे दे सकते हैं। जहाँ पर विंसेंट बोलता है चुप रहो और इधर देखो देखो कि यहाँ सभी कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम है। जहाँ फिर फ्रेया थोड़ी देर उसको देखने के बाद बोलती है कि शायद हमें अब एक वेब मास्टर को ढूंढ लेना चाहिए। जहाँ फिर विंसेंट बोलता है कि ठीक है मिस वेन, मैं ये सभी चीज़ों का मामला तुम्हें सौंपता हूँ, अब मुझे उम्मीद है कि तुम इसका अच्छा परिणाम दोगी हमें, वो भी इस मॉर्निंग। जहाँ फ्रेया बोलती है क्या मैं। विंसेंट बोलता है क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है तुम्हें। जहाँ फ्रेया नहीं बोलती है। जहाँ फिर वो बाहर आ जाती है, जहाँ बोला जाता है कि इस टेक्निक के साथ प्रॉब्लम क्या है, हम इसका पता क्यों नहीं लगा पा रहे जबकि हमें इतना समय भी हो गया। फिर फ्रेया उन तीन लोगों के पास गए होती है, जहाँ वो लोग बोलते हैं कि असिस्टेंट वेन, ये वायरस बहुत बड़ा और नई इन्वेंशन है और ये बहुत बकवास होते जा रहा है। तो उसके बाद वो लोग सॉरी बोल के निकल जाते हैं वहाँ से कि उनसे नहीं भर रहा होता ये, मतलब कि जो उनके कंप्यूटर में वायरस चल गया था वो उसको नहीं संभाल पा रहे थे। उसके बाद वहाँ सलीना आती है और बोलती है कि वेन अगर ये तुमसे नहीं हो रहा है तो तुम मेरा तरीका आजमा सकती हो। ऐसा सलीना फ्रेया से बोलती है। उसके बाद फ्रेया बोलती है और वो कौन सा तरीका है। उसके बाद वो मन ही मन में बोलती है फ्रेया मैं इस पे अभी ज़रा सा भी विश्वास नहीं करती, मगर इसने मुझे इस बदतर सिचुएशन से निकाल दिया तो मैं इस पर आगे भरोसा कर सकती हूँ। उसके बाद सलीना बोलती है कि तुम्हें फाइंड करना होगा ब्लैक बॉस को। तो हमारी तरह फ्रेया को भी पता नहीं होता कि ये ब्लैक बॉस होता क्या है, तो वो उससे पूछती है कि ब्लैक बॉस क्या है। द गैंग डॉम। तो फिर सलीना बोलती है क्या तुम्हें ये नहीं पता कि ब्लैक बॉस होता क्या है। तो तुम्हें पता क्या है फ्रेया, ऐसा बोलकर सलीना हंसने लगती है। जहाँ सलीना बोलती है कि गैंग डॉम नहीं होते, वो होते हैं हैकर्स का एक ग्रुप जो पूरे कंट्री में सबसे अच्छे सर्विस देते हैं अपने हैकर के काम में, समझी फ्रेया। ऐसे वो फ्रेया को बोलती है। जहाँ फ्रेया बोलती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी पर्सनल डिटेल्स लीक हो जाएगी उसके साथ, और हमारी कंपनी भी इसमें खतरा हो सकता है।
तो हम ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद सेलिना बोलती है, अच्छा ऐसी बात है, तो क्या तुम्हें पता है कोई जो इसमें हमें मदद कर सके? उसके बाद फ्रेया डेविड का याद आता है और फिर वो डेविड को कॉल करती है। उसके बाद जहाँ डेविड बोलता है, क्या तुम आज रात फ्री हो? कैसा होगा कि आज हम साथ में ड्रिंक करें? और फिर फ्रेया बोलती है कि तुम्हें पता तो है मैं आज कल कितने बिजी रहते हूँ और मुझे इस काम से छुट्टी भी नहीं मिलती, अगर मिलेगी तो अब चलेंगे। जैसे उसके बाद बोलता है डेविड, तुम हमेशा आजकल बिजी रहने लगे हो जब से तुम्हारा प्रमोशन हुआ है। उसके बाद डेविड बोलता है, तूने मुझे कॉल क्यों किया? क्या तुम किसी प्रॉब्लम में हो? उसके बाद फ्रेया बताती है कि हमारे कंप्यूटर में एक वायरस ने अटैक कर दिया है जिसने हमारे सभी कंप्यूटर को गड़बड़ कर दिया है। क्या तुम इस बारे में कुछ कर सकते हो? या तुम किसी ऐसे कंप्यूटर वाले को जानते हो जो इसे ठीक कर सके? और अगर तुम ऐसे किसी को जानते हो तो प्लीज़ हमें बताना। जहाँ फिर डेविड बोलता है, टेंशन ना लो, मैं 1 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। उसके बाद फ्रेया बोलती है, लेकिन तुम यहाँ क्यों आओगे? मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है अभी। जहाँ डेविड बोलता है, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसके बाद डेविड बोलता है, तो ठीक है, मैं वहाँ थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा। और उतना कहते ही वो कॉल कट कर देता है। जहाँ भी फ्रेया फ़नी फेस बनाते हुए बोलती है, चलो देख लेते हैं ये भी क्या कर सकता है। आखिर में हमने सभी तरीका तो आजमा लिया, अब इसका भी देख लेते हैं। जहाँ डेविड आधे घंटे की जगह 15 मिनट में ही पहुँच जाता है। जहाँ उसे फ्रेया देखकर बोलती है, क्या तुम फिर से रेड लाइट को तोड़ते हुए आए हो? मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से, इस पागलपंती के कारण मेरी वजह से मौत का कारण बनो। जहाँ डेविड बोलता है, रिलैक्स हो जाओ, ऐसा कभी नहीं होने वाला। फिर फ्रेया बोलती है, तो बताओ तुम्हारा प्लान क्या है? और उसके बाद डेविड चेयर पर बैठ जाता है। उसके बाद वो सभी चीज़ों को ध्यान से देखने लगता है। उसके बाद फ्रेया बोलती है, देखो तुम्हें क्या लगता है अब? फिर फ्रेया बोलती है, तुम्हें देख कर लगता है कि ये थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ट्रिकी है। क्या तुम इसे फिक्स कर सकते हो? उसके बाद डेविड बोलता है, डोंट वरी। उसके बाद सेलिना वहाँ आती है और वो बोलती है कि ऐसे किसी को बुलाकर उससे उससे घूरते रहने से ये ठीक नहीं हो जाएगा फ्रेया। इतना कहती फ्रेया बहुत गुस्सा हो जाती है और फिर डेविड बोलता है कि मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हारा बेइज्जती होने नहीं दे सकता। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। आपने स्टेटेंट को उसके बारे में जानकारी निकलवाने के लिए वो बोला था। उसके बाद का हम एपिसोड देखेंगे अब। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया था जहाँ डेविड और फ्रेया थे। जहाँ डेविड बोलता है कि तुम्हारा नया बॉस कहाँ से आया है और ये अचानक से कैसे हुआ? जहाँ फ्रेया भी बोलती है कि पता नहीं ये सब अचानक से हुआ और वो अचानक से हमारा बॉस बन गया। और मैं भी ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि अब तक मेरे साथ क्या हो रहा है। और ऐसा बोलते बोलते फ्रेया जल्दी जल्दी खा रही होती है। जहाँ डेविड बोलता है कि आराम से खाओ, यहाँ बहुत सारा फूड है। जहाँ डेविड आगे बोलता है कि पिंपल्स की वजह से कई गर्ल्स स्पाइसी फूड को इग्नोर करते हैं, लेकिन तुम उन जैसे नहीं हो। जहाँ फ्रेया फ़नी सा फेस बना के बोलती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस डिलीशियस फूड की के बजाय ज़िंदगी कितनी बोरिंग है? जहाँ फ्रेया आगे बोलती है, अगर तुम अपने पसंदीदा चीज़ को ऐसे ही जाने दोगे कुछ मामूली रीज़न के कारण, तो ये सब बेकार है। जहाँ हमें रेस्टोरेंट का बाहर का सीन दिखाया था, जहाँ विंसेंट भी उन लोगों के पीछे करते हुए आ गया होता है और वो बोलता है, मैंने अपने आप से ये उम्मीद की थी कि मैं उसका पीछा करूँगा। जहाँ वो मन में फ्रेया को बोलता है कि फ्रेया, मुझे तुमसे कई एक्सपेक्टेशंस है, प्लीज़ उसे तोड़ना मत, अगर तुम वही हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। जहाँ फिर हमें फ्रेया को बताया जाता है जो डेविड से बात करके बहुत खुश हो रहती है, जिसे विंसेंट देखकर उदास हो जाता है और गुस्सा भी होने लगता है। उसके बाद हमें वेसी को दिखाया जाता है जो बोलता है, वैसे भी जिस लड़की को मैं जानता हूँ वो एक अच्छी कुक है और वो मेरी फेवरेट फूड को भी अच्छी तरीके से जानती है। फिर वो आगे बोलता है, तो फ्रेया देखते हैं तुम इस टेस्ट को पार कर पाती हो कि नहीं। जहाँ हमारे ऑफिस का सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट डे दोपहर में, जहाँ लंच का टाइम हो रहा होता है। जहाँ फ्रेया के पास 2 लोग आते हैं और लंच के लिए इन्वाइट करते हैं। जहाँ फ्रेया बोलती है कि कुछ मिनट रुको, मैं आ रही हूँ। जैसे ही फ्रेया जाने वाली होती है तभी विंसेंट का कॉल आता है, जहाँ फ्रेया भी थोड़ी हैरान हो जाती है। उसके बाद जैसे ही वो कॉल पिकअप करती है, जहाँ विंसेंट उधर से बोलता है कि फ्रेया एक ब्लू फोल्डर का फाइल ढूंढो और उसे मिंग लेक पर डिलीवर करो जस्ट अभी। लेकिन फ्रेया को खाने जाना था इसलिए बोलता है कि अभी। उसके बाद वो गुस्से होकर बोलता है कि हाँ अभी। उसके बाद फ्रेया मन में सोचती है कि इसे हर चीज़ मेरे खाने के टाइम ही क्यों करना होता है। जहाँ विंसेंट बोलता है, क्या तुम्हें इसे कोई प्रॉब्लम है, क्या तुम किसी डेट पे जा रहे हो? जहाँ फ्रेया बोलती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस निकल ही रही हूँ। और मन में सोचती है कि वैसे भी ये मेरा बॉस है, अब मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है मना करने के लिए। जहाँ फिर वो ऑफिस के निकलने के बाद एक टैक्सी पकड़ती है, जिसे वो टैक्सी वाले को बोलती है कि जल्दी करो और मिंग लेक के पास चलो। जहाँ टैक्सी में बैठे बैठे फ्रेया सोचती है कि वो मुझसे आज गुस्से में क्यों बात कर रहा था और वो इस फाइल के लिए
क्यों इतना हड़बड़ी कर रहा था। उसके बाद हमें विंसेंट का सीन दिखाया जाता है जिसने उसे डेविड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन लाने को बोला था वो उससे ले आता है और उसे वो विंसेंट देखने लगता है। उसके बाद फ्रेया का कॉल आता है विंसेंट को और वो कॉल उठाता है, पर उसके बाद फ्रेया बोलती है कि मिस्टर प्रेसिडेंट मैं यहाँ आ गई हूँ लेकिन आपका सिक्योरिटी गार्ड मुझे अंदर आने नहीं दे रहा है। जहाँ विंसेंट बोलता है कि फिक्र मत करो, मैं किसी को भेज रहा हूँ तुम्हें लाने के लिए। उसके बाद विंसेंट उसके जाने के बाद सोचता है कि वो रिवर सिटी से है और ये सब उसी समय हुआ जब वो वहाँ थी। ये एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ऐसा विंसेंट मन में सोचता है। उसके बाद बाहर फ्रेया का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक कार आती है जो बोलती है कि इसको फ्रेया को जाने दो अंदर। जहाँ सिक्योरिटी गार्ड उसे छोड़ देता है, जहाँ पता चलता है कि उस कार में वही असिस्टेंट था जो फ्रेया को देखकर मुस्कुराता है और उसे पास बुलाता है और बोलता है कि वेन ये कार रखो जिससे तुम्हें दोबारा आने में कठिनाई मत हो इस विला के अंदर। तो फिर फ्रेया मन में सोचती है कि मुझे ये कार्ड क्यों दे रहा है। जहाँ उसके बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है और जाते जाते बोलता है कि जल्दी करो प्रेसिडेंट, जल्दी में और आपका वेट करें। जहाँ में फिर उस विला का सीन दिखाया था जो कि बहुत बड़ा था, जहाँ का डोरबेल बजाती है फ्रेया। उसके बाद वापस खड़े हुए बहुत टाइम हो जाता है, थोड़ी देर मतलब। फ्रेया को जहाँ वो बोलती है क्या यहाँ कोई नहीं है और मैं यहाँ बहुत देर से खड़ी हूँ, क्या वो मेरे साथ मजाक कर रहा था। और जैसे ही फ्रेया वहाँ से जाने लगती है तभी वो दरवाज़ा खुल जाता है और फिर अंदर जाते ही सबसे पहले उसे विंसेंट दिखता है जो कि एक सोफे पर बैठा था। जहाँ फिर वो उस फाइल को प्रेसिडेंट को देता है, जहाँ वो बोलता है कि ठीक है इसे रहने दो। और फिर वो बोलता है कि सभी चीज़ें रेडी है, बस तुम्हारी कमी थी, चलो मेरे लिए लंच बनाओ। जहाँ फिर फ्रेया बोलती है कि मैं तुम्हारी कोई नौकर नहीं हूँ। जहाँ विंसेंट बोलता है क्या तुम भूल गए, तुमने मेरे साथ एक वादा किया था कि तुम मुझे भोजन खिलाओगी। उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हारी सारी चीज़ें तैयार हैं किचन में। उसके बाद विंसेंट मन में सोचता है कि ये शायद सही तरीका है कि मुझे पता चलेगा कि वही लड़की है कि नहीं। जहाँ फिर फ्रेया मन में सोचती है कि अच्छी कोशिश थी, तुमने मुझे यहाँ बुलाया कि मैं तुम्हें सर्व कर सकूँ। जहाँ फ्रेया वही खड़ी रहती है, जहाँ उसे देखकर विंसेंट बोलता है कि असिस्टेंट वेन अब तुम ये मत बोलना कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। अगर हाँ तो क्या ये शर्म की बात नहीं है, क्योंकि आज के दिनों में सभी को खाना बनाना आता है। जहाँ फिर वो गुस्सा हो जाती है फ्रेया और बोलती है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। उसके बाद वो बोलती है कि चलो बताओ कि मुझे कहाँ जाना है खाना बनाने के लिए और कहाँ है किचन। उसके बाद विंसेंट उसको लंबा चढ़ा भाषण देता है किचन तक जाने के लिए और बोलता है कि वहाँ सभी चीज़ें रेडी है, मतलब वेजिटेबल्स या सब्जी वब्जी। फिर जाके वहाँ फ्रेया सब्जियाँ काटने लगती है और सोचती है कि कितनी बुरी बात है कि वो इतने बड़े घर में अकेला रहता है। इसे सोचते सोचते थोड़ी देर में उसका खाना बन जाता है और फिर वो विंसेंट को बुलाने चल जाती है और जाते जाते सोचती है क्या इन दिनों उसका स्वाद तो चेंज नहीं हुआ ना। उसके बाद विंसेंट किसी कॉल पे था जो कि उसकी वो जिसके साथ शादी करने वाला था वो था नैन्सी। उसके बाद वो उसको बोलता है नैन्सी को कि ठीक है नैन्सी और ध्यान से रहना, जो कि फ्रेया भी सुन लेती है और थोड़ी देर के लिए वहाँ रुक जाती है उसके कमरे के बाहर विंसेंट के। उसके बाद वो मन में सोचती है कि मुझे इस मूर्खों की तरह काम करना होगा क्योंकि ये सब अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो अब किसी और को पसंद करता है और ये वैसा नहीं है जैसा मैं इससे पहली बार मिली थी, ये बिल्कुल ही बदल गया है। उसके बाद वो रोने लगती है ऐसा सोचते सोचते और वो सोचती है कि लोग अपने प्यार के लिए अपने आप को चेंज कर देते हैं और उसने अपनी सारी गंदी आदतें और गुस्सा करना भी छोड़ दिया उसके लिए, और ये सोच के वो और रोने लगती है। उसके बाद विंसेंट भी अपना डोर खोल के आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि फ्रेया वहीं पास खड़ी थी। जहाँ वो उससे पूछता भी है कि तुम यहाँ क्यों खड़ी थी। जहाँ फिर फ्रेया बोलती है कि कुछ नहीं, बस लंच रेडी है तो प्लीज़ तुम नीचे आ जाओ। उसके बाद फ्रेया जाते जाते बोलती है कि तुम फ़ोन पर थे इसलिए मैं वहाँ वेट कर रही थी और मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया इसीलिए। लेकिन विंसेंट मन में सोचता है क्या सच में यही बात थी, मुझे तो नहीं लगता। तो वही सोती है जहाँ से पिछला एपिसोड हमारा ख़त्म हुआ था, जहाँ फ्रेया विंसेंट की बातें सुन लेती है कॉल पर, जहाँ वो बोलती है जाते जाते कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि तुम कॉल पर थे और खाना बन चुका है इसलिए तुम नीचे आ जाओ, ऐसा वो रोते होते बोल के चले जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो टेबल पर पहुंच जाते हैं खाने के। उसके बाद फ्रेया बोलती है कि आपका काम हो गया होगा तो मुझे आज्ञा देगी और मैं अपने काम पर जाना चाहूँगी, ऐसा वो विंसेंट से बोलती है। जहाँ विंसेंट बोलता है कि मैंने तुमसे खाना बनाया और मैं तुम्हें खाने नहीं दूँ, क्या ये अच्छी बात होगी, इसलिए यहाँ चुपचाप बैठो। इतना बोलती ही फ्रेया वहाँ बैठ जाती है और मन ही मन में बोलती है रोते रोते अगर मैंने उस दिन ये प्रॉमिस नहीं किया होता कि मैंने तुम्हें एक डिनर की पार्टी देना है तो मैं यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकती, ऐसा वो मन में सोचती है। उसके बाद विंसेंट सोचता है खाने को उठाते कि असिस्टेंट वेन। जहाँ फ्रेया बोलती है
क्या मिस्टर प्रेसिडेंट कोई प्रॉब्लम है? वह और अंदर ही अंदर सोच रही है कि तुमने मेरे साथ इतना कुछ किया तो बदले में मुझे भी तो को कुछ करना ही था ना, इसलिए मैंने ये किया। ऐसा वो मन में सोचती है और हंसने लगती है। उसके बाद विंसेंट बोलता है कि सॉरी, मैंने भूल गया था कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद नहीं है ये बताना मैं तुम्हें भूल गया था, तो कोई बात नहीं। और फिर मनी में सोचता है क्या वह वही लड़की है जो कि मेरे बारे में हर चीज़ जानती थी, क्या वो ये नहीं है? उसके बाद वो आगे सोचता है लेकिन फिर भी मुझे इसमें वही वाली टेस्ट आ रही है। उसके बाद फ्रेया सोचती है मन में कि मिस्टर प्रेसिडेंट खाने को ज़्यादा अवॉइड नहीं करना चाहिए और चुपचाप खा लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं आपको खाने का मौका कब मिले, ऐसा मन में सोचती है। उसके बाद फ्रेया मन में आगे सोचती है। उसके बाद आगे वो सोचती है लेकिन इसके बारे में ज़्यादा सोचना उसका क्या फ़ायदा है, इसका कोई पॉइंट ही नहीं है अब। उसके बाद थोड़ी देर बाद फ्रेया अपना खाना पूरा कर लेती है। उसके बाद बोलती है कि मैंने अपना खाना खा लिया, तो आप आराम से अपना खाना खाइए, तब तक मैं इसको धो लेती हूँ। उसके बाद विंसेंट मन में सोचता है लेकिन पिछली बार तो इसने एकदम सटीक मेरे लिए खाना मंगाया था, लेकिन इस बार ये ऐसा क्यों करी है? क्या ये मुझे फुल बनाना चाहती है? ऐसा वो सोच सोचते बोलता है इंटरेस्टिंग, और वो हंसने लगता है और वो बोलता है तो अच्छा वो मुझे फुल बनाने की कोशिश करी थी, काफ़ी अच्छा ट्राई था फ्रेया, ऐसा वो मन में सोचता है। उसके बाद फ्रेया का सीन दिखाता है जब वो टीवी देख रही होती है और वो बोलती है कि भगवान मैं पता लगा नहीं पा रही हूँ कि इसके माइंड में कब क्या चलते रहता है, और मैं जब भी उसके पास जाती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ अब घटित होने वाला है, मतलब कि कुछ बुरा मेरे साथ, ऐसा उसको लगता है। उसके बाद विंसेंट भी अपना खाना पूरा करके वहाँ आ जाता है और उसको देखने लगता है, और फिर विंसेंट धीरे करके वहाँ पहुँच जाता है। और फिर फ्रेया बोलती है कि मिस्टर प्रेसिडेंट मेरे लिए और कुछ काम है यहाँ, जहाँ फिर विंसेंट बोलता है कि हाँ तुम्हें मेरे साथ अभी बिजनेस ट्रिप पर जाना है, वो भी तुरंत। जहाँ फ्रेया एकदम शॉक में होती है और बोलती है क्या बिजनेस ट्रिप, और वो भी अभी? जहाँ फिर विंसेंट बोलता है क्या तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम है? जहाँ फिर फ्रेया बोलती है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं सोच रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं और कब तक के लिए जा रहे हैं। जहाँ फिर विंसेंट बताता है उसको कि हम सैनिया जा रहे हैं, शायद कई दिनों के लिए, और शायद 1 महीने के लिए शायद, या फिर आधे महीने भी लग सकते हैं, ऐसा विंसेंट बोलता है। जहाँ भी फ्रेया मन में सोचती है लेकिन मुझे घर तो जाना ही होगा ना, क्योंकि मुझे अपने कुछ कपड़े भी पकड़ने थे। और फिर वो मनी मन विंसेंट को ढूंढने लगते हैं क्या ये तुम मुझे पहले से नहीं बता सकते थे, क्या तुम्हारे यही इरादा था? उसके बाद विंसेंट बोलता है जाओ मेरे कपड़े पैक करो और थोड़ी देर बाद हम तुम्हारे घर भी जाएंगे तुम्हारे कपड़े पैक करने के लिए। फिर विंसेंट वहाँ से चला जाता है, लेकिन मन ही मन गुस्सा होकर फ्रेया सोचती है अगर मैं तुम्हें मार पाती तो मैं तुम्हें इतने जोर से मारती कि तुम इस दुनिया के बाहर ही चले जाते। और वो सोचती है, मतलब सोचती नहीं, जोर से बोलती है कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। लेकिन विंसेंट को इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से चले जाता है। इसके बाद फ्रेया विंसेंट के कमरे में चले जाती है उसके कपड़े पैक करने। उसके बाद वो उसके कपड़े की अलमारी को खोलती है, जहाँ वो इतने सारे शर्ट देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है। उसके बाद वो कपड़े पैक करना स्टार्ट करती है, जहाँ वो एक कपड़े में एक बटन को देखती है जहाँ वाई और जेली का था। जहाँ वो सोचती है कि ये शायद विंसेंट और नैन्सी का अक्रॉम है। और वो सोचती है कि मैं कितनी मूर्ख हूँ जो मैंने उसके लिए 5 साल इंतज़ार किया। उसके बाद वो सोचती है कि शायद वो मुझे भूल गया है और शायद अब वो किसी दूसरे कोई से प्यार करता है। और फिर ऐसे करते करते वो सभी कपड़े को पैक करने लगती है। उसके बाद उसका ध्यान एक शर्ट पर जाता है, जहाँ वो उस शर्ट को देखती है और वो बोलती है क्या ये अभी उसके पास है? और फिर हमें सीन दिखाता है 5 साल पहले का रिवर सिटी का, जहाँ एक सेल चल रहा होता है, जहाँ उसे वो कपड़ा दिखता है, वो रेड शर्ट वाला जो उसके अलमारी में था। और फिर वो उससे पूछती है कि कितने का है, जहाँ वो उसकी प्राइस बताती है और फिर वो उसके लिए खरीद लेती है विंसेंट के लिए वो कपड़ा। जहाँ विंसेंट पूछ होता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं अच्छा दिख रहा है ना, ऐसा वो फ्रेया से बोलती है। उसके बाद फ्रेया बोलती है, जहाँ वो बोलती है फ्रेया विंसेंट को कि अब दिखावा करना बंद करो। जहाँ मन में सोचती है कि मैंने इसके लिए 100 रुपीज़ देने दिए, जो कि मैं इसे नहीं बता सकती क्योंकि हमारी हालत अभी ठीक नहीं है पैसे के मामले में। उसके बाद विंसेंट उसको गले लगा लेता है और बोलता है कि मेरे बर्थडे का सबसे बेस्ट प्रेजेंट था। उसके बाद वापस हमें उसी सीन, मतलब प्रेजेंट का सीन दिखाता है, जब वो वुड शर्ट को देख कर बहुत खुश हो गई थी। उसी वक्त वहाँ पर विंसेंट आता है और बोलता है लगता है तुम्हें इस शर्ट में बहुत दिलचस्पी है। तो बस आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड की शुरुआत वही से होती है जहाँ से हमारे पिछले एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ फ्रेया उस शर्ट को देख रही होती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो इस शर्ट को अभी से उसके पास रखा हुआ है। जहाँ वहीं पास विंसेंट आता है और बोलता है लगता है तुम्हें इस शर्ट में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। जहाँ फ्रेया बोलती है कि मैं बस सोच रही थी कि इस महंगे शर्ट के बीच ये चीप सा शर्ट, मतलब सस्ता वाला शर्ट क्या कर रहा है। जहाँ आगे फ्रेया बोलती है कि मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं थी कि मिस्टर प्रेसिडेंट इतने लो क्लास के शर्ट पहनते हैं। जहाँ फिर विंसेंट बोलता है
इस शर्ट को मुझे उसने दिया था जो मेरे लिए अभी भी मेरे लाइफ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है। जहाँ यह सुनकर थोड़ी फ्रेया भी शर्मा जाती है और बोलती है, मतलब कि विंसेंट आगे बोलता है कि ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था जो उसने मुझे दिया था। उसके बाद फ्रेया बोलती है कि सॉरी, मुझे ये पता नहीं था। उसके बाद विंसेंट बोलता है कि ठीक है, इसे भी पकड़ लो। उसके बाद वो भी थोड़ी मतलब हंसने लगती है फ्रेया, और उसको खुशी होती है कि उसे अभी वो याद है। उसके बाद वो दोनों अपनी फ़्लाइट पकड़ लेते हैं, जहाँ हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़की बार बार विंसेंट को परेशान कर रही होती है कि आप इसमें से कुछ ले ले। जहाँ परेशान होकर विंसेंट भी उसमें से एक कप कॉफ़ी ले लेता है और थैंक यू बोलता है और बोलता है कि मुझे आप अकेला छोड़ दो। उसके बाद वो लड़की वहाँ से निकल जाती है, जहाँ फ्रेया सोचती है कि जहाँ भी जाता है वहाँ लड़कियाँ इस पे ऊपर फिदा हो जाती है। उसके बाद वो बोलती है कि मैं ये सब क्या सोच रही हूँ और मैं एक जगह फोकस नहीं कर पा रही हूँ, मुझे इन सब पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद वो सोचती है कि उसने कहा था कि ये शर्ट उसके लिए बहुत वैल्यूबल है, और उसने कहा था कि उस शर्ट को उसने मतलब उस शर्ट को उसको उसके सबसे फेवरेट पर्सन ने दिया था, मतलब कि शायद वो अभी मुझसे पसंद करता है, मुझे पसंद करता है। उसके बाद वो आगे विंसेंट से बोलती है, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? जहाँ बिना सोचे समझे विंसेंट नहीं बोल देता है। उसके बाद फ्रेया बोलती है, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप काम करें और मैं बगल में आपके खाली बैठी हूँ। जहाँ विंसेंट बोलता है, ऐसी बात नहीं है, जाओ चुपचाप थोड़ी सी नींद ले लो, और वैसे भी हमें वहाँ जाकर बहुत सारे काम करने हैं, तो अभी सो लो। उसके बाद वो दोनों पहुँच जाते हैं वहाँ, जहाँ वो दोनों नीचे उतरते हैं, जहाँ उनके लिए एक कार भी खड़ी थी लेने के लिए। जहाँ कई लोग बात करते हैं कि इतना हैंडसम आदमी और इतनी महंगी कार, मुझे पता नहीं कि इसकी लाइफस्टाइल कैसी होगी, और साथ में इसके साथ एक ब्यूटीफुल गर्ल भी है, और ज़िंदगी में क्या चाहिए, ऐसे वो सोचते हैं। उसके बाद हमें दिखाया था कि वो दोनों कार में बैठ जाते हैं और अपनी होटल की ओर निकल जाते हैं, जहाँ थोड़े समय बाद वो वहाँ पहुँच भी जाते हैं। और फिर हमें दिखाया था कि उस कार को उसका असिस्टेंट चला रहा होता है, जो बोलता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, हम यहाँ पहुँच गए। जहाँ हमें दिखाया था कि वो सो रहा होता है, जहाँ फ्रेया उसको नोटिस करती है और उसको स्लीव से थोड़ी खींचने लगती है कि उठ जाओ, लेकिन विंसेंट जग रहा होता है और उसका हाथ को सीधा पकड़ लेता है, जिससे फ्रेया भी थोड़ी चौंक जाती है और बोलती है कि ये क्या कर रहा है और ये करना क्या चाहता है, और उसे मजाक करके विंसेंट भी थोड़ा स्माइल करता है। उसके बाद वो अपना हाथ छुड़ा लेती है फ्रेया और दूर रहती थोड़ी, और उसको साफ करने लगती है अपने हाथ को। फिर दिखाया था कि वो दोनों कार से उतर जाते हैं। उसके बाद वो दोनों अपने अपने रूम की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ फिर फ्रेया अपने रूम में पहुँच जाती है, जहाँ वो अपने रूम को देखकर बहुत खुश होती है। उसके बाद एक आदमी आता है जो बोलता है कि हम आपके लिए फूड लेके आए, जिससे प्रेसिडेंट ने आपके लिए स्पेशली भेजा है यहाँ। जहाँ फ्रेया बहुत खुश रहती है कि मिस्टर प्रेसिडेंट ने खासकर उसके लिए ये भेजा है, और वो बोलती है कि मैं अब इंतज़ार नहीं कर सकती कि इसमें क्या है। इसके बाद थोड़ी देर के बाद हमें बताया था कि इस फ्रेया को डेविड का कॉल आता है, जहाँ डेविड बोलता है कि फ्रेया, मैंने सुना है कि तुम भी सैन्य आई हो, क्या हम कहीं मिल सकते हैं? मैं भी आऊँ। जहाँ हम फ्रेया खुश रहती है और बोलती है, क्या तुम भी आई हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ पीछे से विंसेंट ये भी सब सुन रहा था, जहाँ हम देख सकते हैं कि सबको सुनकर विंसेंट को कितनी खुशी होती है। उसके बाद डेवी वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ वो बोलता है कि कितनी अच्छी बात है कि तुम भी आए हो, वैसे तुम यहाँ क्या करनी हो? ऐसा वो फ्रेया से पूछता है डेविड। जहाँ डेविड बताता है कि मैं कुछ खतरनाक बॉसों के साथ ही आया हूँ, और तुम बताओ तुम कैसे यहाँ आई हो, ऐसा वो पूछता है डेविड। उसके बाद फ्रेया बताती है कि मैं अपने बिजनेस ट्रैवल के कारण आई हूँ अपने प्रेसिडेंट के साथ। जहाँ फिर वो दोनों बाहर आए थे टहलने के लिए, जहाँ एक लड़की डेविड का नाम लेती है और वो बोलती है कि मुझे पता था तुम किसी लड़की के साथ होगे, इसीलिए तुम हमें अकेला छुट के चले गए। जहाँ फिर वो उन दोनों के सामने आती है। फिर डेविड बोलता है कि बकवास की बातें बंद करो, और वो उसको फ्रेया से मिलवाता है। जहाँ डेविड बताता है कि मेरे फ्रेंड की बहन है जिसका नाम है जेनिस। उसके बाद वो लड़की बोलती है कि चलो बार के अंदर चलते हैं और कुछ ड्रिंक्स लेते हैं। उसके बाद वो तीनों अंदर चले जाते हैं बार के, और वो थोड़े ड्रिंक्स पीने लगते हैं। उसके बाद हमें दिखाता है कि कोई फ्रेया को मैसेज कर रहा होता है, और वो बोलता है, अननोन नंबर से रहता है वो, और बोलता है कि उससे दूर रहो और जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। और फिर वो फ्रेया सोचती है कि वो अभी मुझे फॉलो करी है, पता नहीं है अब वो क्या करेगी, ऐसा वो मन में सोचती है और थोड़ी परेशान दिखने लगती है। जहाँ डेविड भी उसे पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम किसी प्रॉब्लम में हो, तुम अपसेट दिख रही हो। जहाँ फ्रेया बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं अच्छी हूँ। जहाँ डेविड बोलता है क्या विंसेंट ने तुम्हें फिर से ज़्यादा काम दे दिया। जहाँ फ्रेया बोलती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। जहाँ डेविड बोलता है कि फ्रेया तुम मुझसे हर बार सभी चीज़ें छुपाती हो, क्या हम दोस्त भी हैं कि नहीं। जहाँ वो फ्रेया बोलती है कि डेविड ऐसी बात नहीं है, मेरा ये मतलब नहीं था। बस फ्रेया से कुछ पूछता है तो वो नहीं बताती, जिससे डेविड नाराज़ होता है और बोलता है क्या मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ, अगर हाँ तो तुम मुझे सारी बातें क्यों छुपाते हो। जिससे फ्रेया भी थोड़ा उदास होती है और बोलती है कि डेविड मेरा ये मतलब नहीं था।
उसी वक्त जेनी बोलती है कि डेविड तुम यहाँ बातें करो, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ी बात करके आती हूँ। लेकिन वो अपना फ़ोन वहीं पर छोड़ देती है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद डेविड फ्रेया के सर पर हाथ रख के बोलता है कि चलो अब बताओ, अब हम दोनों अकेले हैं। फिर जहाँ फ्रेया बोलती है कि ये एक लॉन्ग स्टोरी है, क्या तुम इसे सुनोगे? जहाँ डेविड बताए तुम बताओ तो सही। उसके बाद फ्रेया बताती है कि हम 5 साल पहले मिले थे विंसेंट और मैं, जहाँ उसका एक्सीडेंट हो गया था और मैंने उसे हॉस्पिटलाइज़ किया था, जहाँ हमें पता चला था कि उसकी आंखें अब नहीं थी। उसके बाद मैंने उसका ध्यान रखा, जहाँ हम एक दूसरे से थोड़ी देर बाद प्यार करने लगे। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई और फिर उसके बाद की कहानी तुम जानते हो। और मैं भी जाना चाहती थी विंसेंट के पास, लेकिन उसके फियांसे मुझे जाने नहीं दे दिया। और पता है मेरे फादर का लेग उसने तोड़ा था। जहाँ फिर डेविड गुस्सा आता है और टेबल पर मुक्का मारते हुए बोलता है कि डेविड को क्या इसके बारे में पता नहीं है, क्या वो इसके बारे में कुछ कर नहीं सकता। जहाँ फ्रिया बताती है कि विंसेंट को नैन्सी के बारे में कुछ पता नहीं है, और वैसे भी नैन्सी मेरे से बेहतर है, ऐसा डेविड को बोलता है। और वैसे भी पता नहीं मेरे साथ भी शायद वही होता जो ग्लोरिया के साथ हुआ, एक बड़ी फैमिली में जाकर इतने दुख पाना। जहाँ डेविड बोलता है मेरे ख्याल से तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई बेस्ट लड़की नहीं है, समझी फ्रिया, ऐसा डेविड बोलता है। और क्या विंसेंट ने कभी एनी को नहीं देखा है, ऐसा वो मन में सोचता है शायद। उसके बाद वो ड्रिंक डालती है फ्रिया और बोलती है कि हाँ वो एनी को जानता है, उसने एक बार उससे मिला भी है, लेकिन मैं उसको नहीं बताना चाहती क्योंकि मैं अपने फैमिली को और ट्रबल में नहीं डालना चाहती उस नैन्सी के कारण। और थोड़ा दुखी होकर वो ड्रिंक करने लगती है और बोलती है कि वैसे भी अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और हम शायद एक साथ अब कभी नहीं होंगे। और फिर वही पास जेनिस आती है और वो बोलती है क्या तुम दोनों अभी भी तक बात कर रहे हो और तुमने ये सब अभी तक फिनिश नहीं किया, अब चलो चलते हैं, ऐसा वो बोलती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो फ़ोन पर रिकॉर्डिंग कर दी उनकी सारी बातों को और एक क्रीपी सा स्माइल देती है। उसके बाद वो सब बाहर के बाहर आते हैं और डेविड इसको गले लगाते हुए बोलता है सॉरी, मतलब फ्रेया बोलती है कि थैंक्स मुझे बुलाने के लिए। और फिर डेविड बोलता है कि चलो भी, अगर तुम्हें आगे कोई भी परेशानी हुई तो मुझे बोलना। और बगल में हम देखते हैं कि वो लड़की चलने लगती है और बोलती है तो ठीक है फिर। और वो फ्रेया को बोलती है कि चलो बहुत लेट हो रही है, तुम भी घर जाओ। और डेविड को पकड़ के पागल की तरह हंसने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रोड के किनारे पर एक कार रुकती है जिसके अंदर विंसेंट बैठा था और वो बोलता है कि ये लड़का फिर से है, मतलब कि ये लड़का फिर से फ्रेया के साथ क्यों है। इतना कहते हैं विंसेंट वहाँ से चला जाता है और फिर हमें सीधा होटल का सीन दिखाता है जहाँ फ्रेया भी पहुँच गई होती है और वो नहा रही होती है। उसके बाद जैसे वो बाहर निकलती है तो वो सीधा देखती है कि डेविड भी वहाँ बैठा हुआ था और वो बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जहाँ कि असिस्टेंट विन तुम बहुत जल्दी आ गई ना। जहाँ फ्रेया बोलती है कि मैं समझी नहीं कि आप किस बारे में बात करें और क्या आप प्लीज़ यहाँ से जा सकते हैं, मुझे चेंज करना है। जहाँ विंसेंट इसके पास आकर बोलता है अगर क्या होगा अगर मैं ये नहीं करूँ तो। जहाँ फ्रेया बोलती है कि प्रेसिडेंट थोड़ी रिस्पेक्ट कीजिए मुझे, मैं आपकी एक असिस्टेंट हूँ। जहाँ फिर गुस्साते हुए बोलता है विंसेंट अच्छा तो सफ़ेद वाला लड़का तुम्हें हक कर सकता है लेकिन मैं नहीं कर सकता। हाँ। जहाँ फ्रेया भी हैरान होती है और गुस्साती है और वो बोलती है क्या तुम हमारा पीछे कर रहे थे। जहाँ फिर विंसेंट उसका और पास आकर बोलते हैं कि तुम्हारे बॉस होने के नाते मैं तुम्हारा बहुत परवाह करता हूँ, क्या ये सही नहीं है। जहाँ फ्रेया बोलती है कि मेरे प्राइवेट लाइफ से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, समझे। विंसेंट ऐसा बोलता है। उसके बाद विंसेंट उसके पर रखकर बोलता है कि चलो कुछ एक साथ करते हैं। जहाँ विंसेंट उसको किस कर लेता है और वो बोलता है मैं ये सब तुम्हें बाद में समझा दूँगा। उसके बाद फ्रेया बोलती है कि लेकिन मैं ये नहीं चाहती, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, ऐसा वो विंसेंट से बोलती है। उसके बाद विंसेंट बोलता है कि तुम मुझे हमेशा अवॉइड और इग्नोर करती हो, लेकिन क्यों, क्या तुम मुझे बताने की तकलीफ़ करोगी। और वो बोलता है फ्रेया बोलती है कि ये सब तुम्हारा कमी है। जहाँ फ्रेया मतलब विंसेंट गुस्सा क्या बोलता है अच्छा तो वो तुम्हारे लाइफ में इंपॉर्टेंट है ना। वो डिबेट बात करता है। जहाँ फ्रेया बोलती है कि मुझे जाने दो, अब वो सिर्फ वैसे भी मेरा एक फ्रेंड है। जहाँ विंसेंट बोलता है कि हाँ मुझे पता है वो तुम्हारा फ्रेंड नहीं है लेकिन बॉयफ्रेंड से ऊपर है ना। उसके बाद फ्रेया बोलती है कि तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वो सब मेरे फ्रेंड है और प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। जहाँ फिर विंसेंट बोलता है फ्रेंड हाँ, लेकिन तुम वही है ना, मेरी वही लड़की जो मेरे साथ पहले 5 साल पहले थी। इसके बाद विंसेंट बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं ये सब करके पता लगा दूँगा कि तुम मेरी वही वाली लड़की हो जिसने मैंने 5 साल पहले मिला था या नहीं। तो चलो, ऐसा बोलते हैं यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय। सो थैंक यू सो मच गाइस मेरे पुराने वीडियोस को इतना लाइक करने के लिए। तो इसीलिए मैंने सभी को एक में जोड़ दिया और ये कुछ 1.5 घंटे से ऊपर का हो गया। और अगर इसमें देखते हैं 1 या 2 के व्यूज़ आ गए तो इसको और 1-2 घंटे के हम न्यू एपिसोड जोड़ के खुद से
अपलोड कर दूँगा। अगर इस मैचेस व्यू आते हो तो सब्सक्राइब करें या तो कमेंट कर दो, तो रीच पहुँच जाएगी, तब तो आ जाएगी कम से कम बन के। सो कर दो।